रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जानी मानी रेडियो जॉकी और प्रोड्यूसर साइमा रहमान। साइमा रहमान, मशहूर रेडियो जॉकी और प्रोड्यूसर साइमा रहमान उर्फ आरजे साइमा। यार लाइफ का मूड ना ऐसा होना चाहिए। और हम कैसा बना देते हैं? ऐसा लगता है हर चीज का द एंड हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अतीत में बांध के रखते हैं, पास्ट में जकड़े हुए हैं हम। साइमा रहमान की पैदाइश 21 अक्टूबर को नाइजीरिया में हुई, जहां एक टीचिंग असाइनमेंट के सिलसिले में उनके अब्बू यानी उनके फादर की पोस्टिंग थी। जब साइमा 1.5 साल की हुई तो उनका परिवार वापस हिंदुस्तान आकर दिल्ली में रहने लगा, जहां के गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल से उनकी आरंभिक शिक्षा हुई। स्कूल के दिनों में साइमा को संगीत से खास लगाव था, जिसने उनके बचपन को एक कलात्मक मोड़ दिया। साइमा के घर में रेडियो बड़े शौक से सुना जाता था, जिस माहौल में रहते हुए साइमा ने बचपन से ही अपने दिल में न्यूज प्रेजेंटर बनने का ख्वाब पाल लिया था। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का पहला मौका उन्हें 12th स्टैंडर्ड में ऑल इंडिया रेडियो के युववाणी प्रोग्राम के जरिए मिला, जहां काम करते हुए वो कुछ ही बरसों में इंग्लिश न्यूज प्रेजेंटर बन गई। मिरांडा हाउस से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन और सोशल वर्क में मास्टर्स और एमफिल करने के बाद साइमा रहमान टीचिंग लाइन से जुड़कर साथ ही साथ रेडियो में भी काम करती रहीं। मगर उस वक्त शुरू हुआ उनका रेडियो शो पुरानी जीन्स इस कदर कामयाब हुआ कि साइमा को नेशनल लेवल पर बेस्ट रेडियो जॉकी का खिताब मिला। इसके बाद आरजे साइमा पूरी तरह रेडियो की दुनिया में ही रम गईं। बॉलीवुड के गोल्डन ईरा के इस जमाने के आप बहुत बड़े फैन हैं मेरी तरह। देन वेलकम टू द शो, जिसको हम कहते हैं पुरानी जीन्स। आरजे साइमा अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों का इस्तेमाल सोशल एक्टिविज्म के लिए भी करती हैं और कई संजीदा और अहम मसाइल पर खुलकर बात करने के लिए जानी जाती हैं। अपने प्रोग्राम उर्दू की पाठशाला के जरिए वो लाखों लोगों को उर्दू लिटरेचर और लैंग्वेज के करीब ला रही हैं। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। आज का लफ्ज हम नवा किसको कहते हैं? साइमा आज भी एफएम रेडियो पर एक्टिव हैं और एक दोस्त की हैसियत से अपने सुनने वालों की जिंदगियों में खुशियां बिखेरती रहती हैं। वो लिखते हैं, सलवटें चीखती रहती हैं मेरे बिस्तर की, सलवटें चीखती रहती हैं मेरे बिस्तर की, करवटों में ही मेरी रात कटा करती है। वक्त थम जाता है अब रात गुजरती ही नहीं, जाने दीवार घड़ी रात में क्या करती है। चांद खिड़की पे जो आता था नहीं आता अब, चांद खिड़की पे जो आता था नहीं आता अब, तीरगी चारों तरफ रक्स किया करती है। मेरे कमरे में उदासी है क़यामत की मगर, मेरे कमरे में उदासी है क़यामत की मगर, एक तस्वीर पुरानी सी हंसा करती है। बहुत बहुत स्वागत है साइमा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपके सामने रूबरू होकर। और आपको देखकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे आपके सुनने वाले आपको देखते तो रहते हैं, लेकिन हमारी आपकी मुलाकातें बहुत कम होती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे सामने हैं। हमको बताइए साइमा, ये बातें बार बार दोहराई गई होंगी और आपने भी बहुत बार इंटरव्यूज़ में और इंटरेक्शंस में बताया होगा कि आपकी जर्नी क्या है, लेकिन फिर भी हम हमारे देखने वालों के लिए बताइए कि आप कहाँ पैदा हुई, किस तरह का आपके घर का माहौल है, शुरुआती ज़िंदगी आपकी कैसी है, जिसने आपको ऐसा बनाया जैसी आज आप हैं। अच्छा, तो मेरी पैदाइश नाइजीरिया में हुई। वो भी एक कहानी है क्योंकि अब्बू टीचिंग असाइनमेंट के लिए जो है नाइजीरिया में थे और वहाँ पे मैं और मेरी बड़ी बहन हम दोनों पैदा हुए। 1.5 साल की थी मैं जब हम वापस हिंदुस्तान आए और उसके बाद भाई यहीं हुआ। तो बचपन में वो चढ़ाया जाता था कि तुम दोनों तो नाइजीरिया में हुई हो, तुम दोनों तो बिल्कुल वहाँ के सारे ट्रेड्स लेकर आई हो एंड ऑल दैट। और हम भी कहते थे तो तुम भी तो शादरा में हुए हो, कौन सी बड़ी बात है। सो घर का माहौल
बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। हम बासु भट्टाचार्य के फिल्मों में जिस तरह की फैमिलीज़ देखते हैं बिल्कुल वैसे। लेकिन अब्बू एसोसिएट प्रोफेसर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अम्मी होम मेकर रहीं। स्कूलिंग हम लोग गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में जाते थे और उस स्कूल में हम अकेले मुस्लिम्स थे, तो एक तरफ आवभगत भी होती थी, दूसरी तरफ कुछ और भी तजुर्बे रहे। स्कूल में मुझे बचपन से म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, तो जब मैं क्लास 1 में थी तो मेरा पहला क्रश, मेरा पहला इन्फैचुएशन वो मेरी म्यूज़िक टीचर के पास जो हारमोनियम था वो था। मतलब उसको देख के मैं बाज़ाब्ता शर्माती थी कि क्या मैं इसको कभी टच कर पाऊँगी। और वहाँ से एक अलग जर्नी शुरू हुई, क्योंकि म्यूज़िक में मेरा शौक़ था तो मैंने शब्द सीखने शुरू किए। फिर ऐसा वक्त आया कि मैं मॉर्निंग प्रेयर को लीड करती थी, तो शब्द गाना, पूरा स्कूल मेरे पीछे शब्द गाता था। फिर शब्द कॉम्पिटिशन्स गुरुद्वारे में होते थे, तो वहाँ पे अलग से नवाजा जाता था, मुझे सरोपा दिया जाता था कि अरे एक मुसलमान बच्ची जो है शब्द गाती है। जपजी साहब की पौड़ियाँ याद की, बड़े सारे लंगरों में सेवा की, और बहुत फ़ख्र के साथ, क्योंकि और ऐसा भी होता था कि चूँकि हम लोग मादरी ज़बान उर्दू है, तो जब हम बोलते थे तो उनको बहुत अलग लगता था। तो वैसे हम लोगों को जैसे बात करते करते वो रोक लेते थे टीचर्स और कहते थे अच्छा अब बस 5 मिनट तक बोलते रहो। तो समझ में नहीं आता था कि बोलते रहो मतलब क्या बोलते रहो, लेकिन वो कहते थे बस बहुत अलग बोलते हैं ये बच्चे। ऑफ कोर्स सोचते थे वो कि हम कश्मीर से आए हैं, वो एक ख़ास आपका होता है जो उर्दू बोलता है वो कश्मीर से आता है। स्ट्रगल्स थे, लेकिन वो स्ट्रगल से ज़्यादा लर्निंग्स थी। बहुत ज़िंदगी के सटीक लेसन्स जो हैं वो उस दौरान सीखे, आज उसका फ़ायदा उठाते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि मेरे ख़्याल से हर बच्चे के साथ होता है कि सब पिकनिक के लिए सबके पास पैसे हैं, आपके पास नहीं है, लेकिन उस चीज़ को, उस रियलिटी को कबूल करना कि नहीं है तो नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आँख में बड़े बड़े आंसू हैं ये बताते वक्त टीचर को कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया। नट शेल में मेरी तरबियत के लिए मैं बस इतना कहती हूँ, मुझ में जो अच्छा है वो अम्मी अब्बू का दिया हुआ है और जो बुरा है वो मेरा अपना है। तो ये है मेरा पूरा घर का माहौल। तो आपने कहा कि नाइजीरिया में आप पैदा हुई, तो कब तक वहाँ रहीं? तो नाइजीरिया में 1.5 साल। हम लोग इंडिया आ गए मेरे ख़्याल से 81-82 के करीब। मतलब आप इंडिया जब आई तो आपकी उम्र 1.5 साल की थी? जहाँ 2-2.25 साल के। यानी कि नाइजीरिया की कोई यादें आपके ज़हन में नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके वालिद क्या पढ़ाते हैं? अब्बू एसोसिएट प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश पढ़ाते थे। तो फिर आप जब दिल्ली में वो रहना उन्होंने शुरू किया तो कहाँ रहना शुरू किया? हम लोग ईस्ट दिल्ली में रहते थे, ज्योति नगर हमारी कॉलोनी का नाम था। और अब्बू ने नाइजीरिया में, अम्मी अब्बू दोनों ने पैसे बचाए थे कि हम अपना घर बनाएंगे, तो ज्योति नगर में हमारा घर था। अभी भी है? अभी भी है। अभी वहीं रहती हैं आप? नहीं, अभी वहाँ नहीं रहती हूँ, अब तो हम लोग वहाँ से मूव कर गए, लेकिन बचपन का वही घर रहा। अच्छा, तो आपने पढ़ाई वगैरह क्या की? पढ़ाई मैंने की, मैंने ग्रेजुएशन किया BA इन सोशियोलॉजी फ्रॉम मिरांडा हाउस, और मास्टर्स किया सोशल वर्क में, और MPhil किया सोशल वर्क में। और मैंने नेट और JRF क्लियर किया। 6 महीने तक पढ़ाने की कोशिश की अपने ही डिपार्टमेंट में, लेकिन तब तक मेरी पुरानी जीन्स का सफ़र शुरू हो चुका था, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादा पुरानी जीन्स की बात करते थे और पढ़ाई की कम, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात थी। तो पढ़ाने वाला सिलसिला कब तक चला? 6 महीने बस। 6 महीने पढ़ाने के बाद फिर आप फुल टाइम रेडियो के इसमें आ गई? जी। 6 महीने के बाद मुझे बेस्ट रेडियो जॉकी अवार्ड मिला नेशनली। तो मुझे तय करना पड़ा कि जो 2 नैया में मैं सवार चल रही हूँ, तो मुझे एक तरफ जाना पड़ेगा। और फिर मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाई का शौक़ है, तो पढ़ाई कॉलेज
तक तो महदूद नहीं है, आप तो ज़िंदगी भर पढ़ते हैं। तो फिर मैंने रेडियो फुल टाइम चुना। जब आपने रेडियो चुना तब उतने ज़्यादा रेडियो तो होते नहीं थे, ऑल इंडिया रेडियो ही मेन रेडियो था जी। चाहे उसका न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न हो या फिर युववाणी हो या फिर एफएम हो, जहाँ से आपने एक तरह से कहिए शुरू किया और आप एक तरह से पहचानी गई कि आप एक ऐसी अलग से डिस्टिंक्ट प्रेजेंटर हैं जिनके लिए कुछ और दरवाजे इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो में जो आपका वक्त गुज़रा उसे हमारे लिए याद कीजिए। पहले तो ये कि आप ऑल इंडिया रेडियो के प्रेमिसेस में कैसे घुस पाईं और फिर जितना वक्त आपका गुज़रा वहाँ वो उसकी यादें कैसी हैं? तो वो फिर मैं क्लास 7th क्लास 6th पे जाऊँगी, जब मुझे अम्मी अब्बू रेडियो पे न्यूज़ सुना करते थे। और रेडियो पे न्यूज़ तो नहीं समझ में आती थी, मगर अलग अलग आवाज़ एक ही बात कहती थी, दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज़ रेड बाय, और वो नाम बदलते रहते थे। और वो जो था वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था। तो मैं भी ऐसे ही अखबार पढ़ना मैंने शुरू किया। मुझे उतना नहीं पता था, लेकिन मुझे डिक्शन का, प्रोनाउंसिएशन का, एक ज़बान को अच्छे से बोलने का शौक़ था। तो मैं भी ऐसे ही न्यूज़ पढ़ा करती थी, ड्राइंग रूम में बैठ के बंद करके, दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज़ रेड बाय साइमा रहमान, और फिर जितनी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं और न्यूज़ पढ़ा करती थी। तो मुझे एक बात तो समझ आई कि मुझे न्यूज़ पढ़ने का शौक़ है। मुझे वो वर्ड्स, उनकी डिक्शन, उनकी प्रोनाउंसिएशन, वो कमांड, वो आवाज़ में एक अलग बात जिससे कुछ अलग सा नज़र आता है, उसका शौक़ था। और क्लास 12th में ऐसा हुआ कि अब्बू एक कैरियोके सिस्टम लेकर आए जिसके साथ माइक था, और हम सबको बिल्कुल ताकीद दी गई थी कि अकेले पे कोई नहीं ऑपरेट करेगा। अब जिस चीज़ के लिए मना किया जाता, सारा ध्यान उसी पे जाता है। तो अब्बू कॉलेज के लिए, क्लासेस के लिए निकल गए, और मैंने कहा चलो अब्बू चले गए। मैंने अपना सिस्टम ऑन किया और माइक में अपनी न्यूज़ रिकॉर्ड की, दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो करके। और जब मैं उसको वापस सुनने लगी तो एकदम से अब्बू आ गए, उनका वॉलेट वगैरह रह गया था। तो जैसे अब्बू को मैंने देखा, मैंने एकदम से उसको बंद कर दिया। तो अब्बू बोले, तुमसे कितनी बार कहा है, अगर न्यूज़ आ रही है रेडियो पे तो बंद नहीं करनी है। तो मैंने कहा वो न्यूज़ नहीं थी, वो मेरी रिकॉर्डिंग थी। तो बोले, अब्बू तारीफ़ करने में बहुत कंजूस हैं, तो उन्होंने मुझे सिर्फ बोला अच्छा नॉट बैड। बस उनका नॉट बैड मेरे लिए गोल्ड मेडल था। वो चले गए और मैंने कहा अच्छा नॉट बैड। मैंने फ़ोन उठाया और देखा कि ऑल इंडिया रेडियो का नंबर क्या है, डायल किया और उनसे बोला, सुने मुझे न्यूज़ रीडर बनना है। तो वहाँ से आवाज़ आई कि आप कितने साल की हैं? तो मैंने कहा मैं क्लास 12th में हूँ। तो उन्होंने बोला, तो बेटा आपको 3 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा ऑडिशन देने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मतलब ख्वाब ऐसे थोड़ी टूटा करते हैं। तो मैं मायूस हो गई, लेकिन वो जो आवाज़ थी वो समझ गई थी कि इसने बहुत दिल से फ़ोन किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे एक और सेक्शन है बच्चों के लिए, युववाणी, और वहाँ आके अप्लाई करो। तो एकदम से वो ख्वाब ज़िंदा हो गया, किसी तरह से वो बिल्डिंग एंटर कर जाएं, फिर तो कर ही लेंगे कुछ। बस अगले दिन बस पकड़ी, ऐसा लगा मैं अपनी पहली जॉब पे जा रही हूँ, हालांकि मिली नहीं थी। और वहाँ गई, मैंने ऑडिशन दिया बहुत कॉन्फिडेंटली, और युववाणी में मैं वेस्टर्न म्यूज़िक सेक्शन में सिलेक्ट हो गई। अब वेस्टर्न म्यूज़िक सेक्शन में सिलेक्ट तो मैं हो गई, लेकिन मुझे वेस्टर्न म्यूज़िक का कुछ नहीं पता था। मतलब एक अब्बू और मेरे छोटे अब्बू बोनी एम का एक कोई कैसेट सुना करते थे, तो मैंने कहा इसी को इंग्लिश म्यूज़िक कहते हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मुझे नहीं पता। मैं सीख जाऊंगी, मैं सुनूंगी। हमेशा से अपने हार्ड वर्क पे, अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस रहा, और मेहनत के बल पे कुछ भी जीता जा सकता है। तो बस वेस्टर्न म्यूज़िक सेक्शन में एंट्री हुई और युववाणी में हमने शोज़ करने शुरू किए। वो महीने के 4-3 मिला करते थे। 3 साल के इंतज़ार के बाद वो घड़ी आई जब इंग्लिश न्यूज़ रीडिंग का ऑडिशन हुआ, और मैंने क्लियर कर लिया। और वो पहली बार जो वो वेस्टर्न म्यूज़िक सेक्शन तो था, मैंने उसको बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ किया, मगर जो पहली बार मैंने मतलब नेशनल रेडियो पे दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज़ रेड बाय साइमा रहमान बोला, तो मुझे लगा ऐसे इसको कहते हैं
ख्वाब को पूरा होते हुए देखना, महसूस करना, मेरा ख्वाब वहीं तक का था। लेकिन उसके बाद ये प्राइवेट एफएम स्टेशंस आए और इनका ऑडिशन हुआ। मुझे नहीं लेना था ऑडिशन, मैं खुश थी, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया था। मगर मेरा एक दोस्त था जिसको ऑडिशंस के लिए जाना था, तो उसने बोला देखो डिक्शन विक्शन तो मुझे नहीं आती, तो मेरे साथ चलो, तो मुझे चीटिंग करा के सिखा देना। तो मैं उसके साथ चली गई और ऐसा नहीं था कि मैं उसके साथ रहती, मुझे भी ऑडिशन लेना पड़ा। तो उसको भी मैंने मदद कर दी और ख़ुद भी ऑडिशन दे दिया। वो नहीं क्लियर कर पाया और मैंने क्लियर कर लिया, तो अजीब सी बात हो गई। खैर उस ऑडिशन में मुझसे पूछा गया कि आप रेडियो फुल टाइम करेंगी। मैंने कहा नहीं, रेडियो मेरा शौक़ था, मुझे अब्बू की तरह लेक्चरर बनना था। तो मैंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं मतलब? मैंने कहा नहीं मतलब नहीं। बोले आप ऑल इंडिया रेडियो में 500 रुपये कमाती हैं एक ड्यूटी के, आपको पता है यहाँ की सैलरी कहाँ से शुरू होगी? मैंने कहा आप रुक जाएं, सैलरी कुछ भी हो मुझे पता है, मुझे नहीं करना। और मैं आ गई। ऑल इंडिया रेडियो में 1.5 साल एज एन इंग्लिश न्यूज़ रीडर मैंने काम किया और वेस्टर्न म्यूज़िक सेक्शन में रेडियो जॉकी भी थी। लेकिन उसके बाद मिर्ची में 2 लोगों ने मुझे अप्रोच किया इस शो के लिए, पुरानी जीन्स के लिए। और मेरे लिए फिर वही बात, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि एक नए शो के लिए जॉक चाहिए, ये बॉलीवुड का गोल्डन ईरा है। मैंने कहा मतलब? तो बोले पुराने गाने। मैंने कहा मैं जॉन बॉन जोवी, ब्लैक सैबाथ, माइकल जैक्सन चलाती हूँ, मुझे नहीं आते हैं पुराने गाने। 2 ही आते हैं, एक अब्बू गाते रहते हैं तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, एक अम्मी गुनगुनाती रहती हैं चांदनी रातें प्यार की बातें। मैंने ये दोनों देखे भी नहीं हैं कभी, मुझे नहीं आते पुराने गाने। तो वो तो तुम सीख जाओगी। तो मैंने सोचा ये क्या मेरी ज़िंदगी में होता है, जो मुझे आता है वो मुझे मिलता नहीं, जो मुझे नहीं आता है वो ऐसे मेरे चैलेंज की तरह। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत रिसर्चेस किए हैं। एक तो एमफिल के लेवल पे की जिसकी मुझे डिग्री मिली, एक मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक में की तो मैं हार्डकोर रॉक फ़ैन एंड ऑल दैट बन गई, और फिर बॉलीवुड के गोल्डन ईरा में। और मैंने हर वो हरकत की कि मुझे वो जॉब ना मिले, क्योंकि अब्बू ने मुझसे कहा था कि मैं ना नहीं कहूँगी। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता गया कि फाइनली वो शो मुझे मिला। और 1 महीने मैं ख़ुद को स्टूडियो में क़ैद करके और शिद्दत से ये गाने 6-6 घंटे सुना करती थी कि मतलब मेरे अंदर बिल्कुल जज्ब हो जाए, समा जाए। क्योंकि जब तक आपके अंदर से वो बात नहीं निकलेगी, आपको नहीं मोहब्बत होगी, तो आप क्या किसी और को मोहब्बत करा सकते हो। तो ये मतलब रेडियो का सफ़र काफ़ी दिलचस्प और अच्छी बात ये कि किसी चीज़ में माहिर है ही नहीं हम, लेकिन हाँ मेहनत में कोई कमी नहीं। बिल्कुल। और अभी ये रेडियो वाले सफ़र पे आगे भी हम लोग ये चर्चा जारी रखेंगे साइमा, और ये बहुत उन देखने वालों के लिए बहुत इंस्पायरिंग कहानी होगी कि अगर आपका प्राइमरली वो शौक़ नहीं भी है तो भी आप उसे एक्वायर कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो एक लगन और परसिस्टेंस हो जो आपके अंदर है। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो की बात फिर दोबारा करूँगा इसलिए क्योंकि कितना अरसा आपका ऑल इंडिया रेडियो में युवावाणी और वेस्टर्न म्यूज़िक और न्यूज़ में मिलाकर सालों की गिनती में अगर करें 6 साल। और तब वो जो दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो, न्यूज़ रेड बाय सो एंड सो में से कोई सो एंड सो कभी आपको दरवाज़ा पुश करके न्यूज़ पढ़ते हुए जाता हुआ या जाती हुई दिखाई दिया क्या? जी बिल्कुल। इनफैक्ट मैं सच कहूँ तो वो नाम मैं सुनती थी मगर मुझे नाम याद नहीं रहते थे। बस ऐसा सुनती थी मनोज माइंडकर, रमन बनोट, ये सब नाम मुझे याद रहते क्योंकि उनकी आवाज़ में एक अलग बात थी। तो मनोज मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने ऑल इंडिया रेडियो में। इनफैक्ट मेरी पहली मुलाकात उनसे न्यूज़ रूम में ही हुई और उनको देख के लगता था कि मतलब पैशन हो तो इस तरह का हो, वो भी डिक्शन में। तो मेरे टीचर रहे। तो मुझे नाम बहुत याद नहीं रहते थे। और ऑनेस्टली एक प्रेजेंटर थे जिनका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता था, राजीव सक्सेना। तो जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में पहली या दूसरी दफ़ा गई तो मैंने इंसिस्ट किया
जो मुझे लेके गए कि मुझे राजीव सक्सेना को देखना है। तो वो मुझे लेके गए। उन्होंने बोला अच्छा मैं अंदर नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन इस शीशे से देख लो वो हैं। तो उन्होंने वो हैं कहा, वहाँ 3 लोग थे। तो मैंने कहा इनमें से राजीव कौन है? तो उन्होंने बोला वो जो ब्लैक जिन्होंने पहना हुआ है। तो मैंने कहा यहाँ इनको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा राजीव सक्सेना प्रेजेंटर जो है, शो करते हैं जो। तो बोले हाँ वही है। मैंने कहा हाँ शायद इनको भी नहीं पता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैं बाहर आई तो कोई अंदर जा रहा था उसी रूम में। तो मैंने कहा सुनिए आप राजीव सक्सेना प्रेजेंटर वो कौन से स्टूडियो में होंगे? तो बोले मैं वहीं तो जा रहा हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने बोला ये जो ब्लैक। तो आप मिले हैं राजीव सक्सेना से? खैर नहीं, अब यहाँ पर नहीं तो अब मैं अच्छा नहीं, अभी मैं आपको तो टोकूंगा। मैं राजीव को देखकर मुझे ऐसा लगा कि देखिए आप किसी को सुनकर क्या चेहरा और शख्सियत उसकी बनाते हैं, और असल में जब वो आपके सामने आता है तो आप यकीन नहीं कर पाते। तो उस दिन पहली बार मुझे एक रेडियो प्रेजेंटर का चैलेंज समझ में आया। वो उसकी अच्छी बात भी थी और वही उसकी नेगेटिव चीज़ भी थी कि वाह एक आवाज़ से मैं कुछ भी बन सकती हूँ। मधुबाला बन सकती हूँ, कटरीना कैफ बन सकती, कुछ भी बन सकती हूँ। लेकिन ऐसा ना हो कि जब उस इंसान को मैंने मधुबाला का ख्वाब दिखा दिया, जब मैं उसके सामने जाऊँ तो बोले नहीं नहीं आप तो नहीं हो सकती। होता है हम साथ, मतलब बहुत सारे रेडियो प्रेजेंटर्स के साथ ही होता है। तो राजीव वहाँ सुन रहे होंगे ना तो मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन उसके बाद तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे मेरे। लेकिन हाँ ये कुछ ऑल इंडिया रेडियो की यादगार चीज़ें हैं जो बस मतलब मुझे लगता है वो मेरा स्कूल था रेडियो का। उसने मुझे वो सारी इजाज़त दी जो कि एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, गलती करने की, सीखने की, वक्त ज़ाया करने की, अपने अपने आइडल्स को चुनने की, सुन के सीखने की, सीख को रिजेक्ट करने की और अपना एक स्टेज बनाने की। वो ऑल इंडिया रेडियो थी। और आपने बिल्कुल अच्छा याद दिलाया। राजीव सक्सेना का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत में एफएम ब्रॉडकास्टिंग का एक स्टाइल, उसका ईडियम, उसका लिंगो क्या होगा, ये उन लोगों ने एक तरह से कहिए सेट किया। राजीव सक्सेना और उनके साथ जो पैक्सेस थे उन्होंने उसको सेट किया और एक तरह से कहिए कि उसकी शुरुआत उन्होंने की। और फॉर्चुनेटली आप भी उनसे मिली हैं, मैंने तो उनसे एक लंबा इंटरव्यू भी किया। और तब मुझे एक चीज़ याद आई कि देखिए एक ज़माने में तबस्सुम और अमीन सयानी रेडियो के जादूगर हुआ करते थे। जैसे ही टेलीविज़न थोड़ा सा आया तो इन दोनों के चेहरे भी दिखने को मिले और लोगों ने बहुत हैरत के साथ ये दोनों चेहरे देखे। इसलिए नहीं कि वो चेहरे से कोई इन्फरेंस ड्रॉ करना चाह रहे हैं, बल्कि ये वो एक अलग एक्सपीरियंस है कि आप जिसकी आवाज़ से एक चेहरा अपने दिमाग में बनाते हैं वो सचमुच का चेहरा कैसा है। तो राजीव ये कहते थे, और आपने जो स्टूडियो के अंदर झांकते हुए कहा कि वो जो ब्लैक पहने तो किस वो एक डार्क कॉम्प्लेक्शन उनका स्किन था और वो इस बात को बड़ी खुशी खुशी कहते थे कि देखो रेडियो का जादू ये है कि तुम अपनी आवाज़ से अपने बारे में एक प्रिटेंटिव एक इमेज क्रिएट कर सकते हो अपने स्टाइल में चेंज के साथ। और ये बहुत उसकी खूबसूरती है। अगर उससे तो आपने ये भी कहा कि वो वहाँ सुन रहे होंगे। हम अपने देखने वालों को बता दें कि वो बहुत ही असमय राजीव सक्सेना की डेथ हो गई थी। मेरा ख्याल है कि 2006 या 5 के आसपास उनकी डेथ हो गई थी। आज वो होते तो आज अभी हमारे बीच एक गुरु की तरह एक तरह से होते हैं। बिल्कुल। फिर मुझे याद आता है कि मैं खुद FM रेनबो पर 0 आवर शो किया करता था। उसके बाद शायद आपका प्रोग्राम वीकेंड आवर शुरू होता था और कई बार ऐसा हुआ कि मैं स्टूडियो से निकल रहा हूँ और आप स्टूडियो में टेक ओवर के लिए तैयार हैं। वो बहुत ही खूबसूरत यादें रेडियो की। वो बहुत खूबसूरत यादें। और मैं आज आपको बताती हूँ कि मुझे बहुत डर लगता था आप लोगों से। आप लोग सीनियर प्रेजेंटर्स थे जी। और सीनियर प्रेजेंटर्स के सामने जो है हम लोग तो मतलब ऐसा लगता था कि उफ़ अब डांट पड़ेगी कि ये क्या करते हो, वो क्या करते हो, क्योंकि कुछ थे भी डांटने वाले। लेकिन अब कैसे किसी को देख के जज कर ले कि ये नहीं डांटेंगे। तो जब भी कोई सीनियर प्रेजेंटर निकलता था लगता था कि बस अल्लाह बस 2 मिनट और मिल जाएं कि ये लोग एकदम बाहर चले जाएं।
फिर हम अपनी गलती अच्छे से करेंगे। और वही मतलब पल्लवी के साथ, मुझे याद है पल्लवी जो है सिटी लाइट्स करती थी, और उनके बाद मेरा शो था। और एक दिन जब मेरा शो हुआ तो स्टूडियो से उठे ही ना। मैं पल्लवी मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी, तो अब तो मैं उनको पल्लो पल्लो बुलाती थी, लेकिन वो सिटी लाइट्स करके उठी नहीं। मेरा शो शुरू होने वाला है, अब मैं कैसे उनको बोलूं कि आप जाएंगी तब तो मुझसे बोला जाएगा। और वो बिल्कुल अपने उसमें ख़यालों में खोई हुई, उन्होंने कि यू डोंट माइंड इफ़ आई सिट हियर ना। अब क्या इंसान बोले। मैंने कहा हाँ, अंदर से तो लग रहा था कि आज तो शो हो चुका। लेकिन वो बैठी रही क्योंकि उनको मूवी देखने जाना था। वो उनकी नई नई शादी हुई थी, तो हनीमून पीरियड था। मैंने कहा अब क्या, डर के आगे जीत है। अब तो माइक ऑन करेंगे तो भूल जाना है कि कोई यहाँ पर है। अब जो हैं सो हैं, कितना छुपाएं कि कितने मीडियोकर हैं। तो हाँ, मुझे वो भी याद है। तो फिर जब पल्लवी के सामने मैंने शो कर लिया, फिर नहीं ज़्यादा डर लगता था। हाँ, माला से डर लगता था कि वो डांटती भी थी। तो हाँ, मतलब बहुत प्यारी यादें, बहुत सीखा। तो फिर आप फिर चली गई रेडियो मिर्ची, जहाँ आपने पुरानी जीन्स शुरू किया, जो कि आज भी एक बहुत ही दिलचस्प और आपकी छाप एक इम्प्रिंट के साथ आरजे साइमा और पुरानी जीन्स एक दूसरे का पर्याय की तरह कहिए कि दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता। लेकिन हर बार जब आप माइक्रोफोन ऑन करती हैं और आपको मालूम होता है कि अब लाखों लोग आपको सुन रहे होंगे, उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो में आप करती रही हों या फिर आज भी आप करती हैं, जैसे ही स्टूडियो लाइव होता है तो कैसा एहसास है? मुझे जो रेडियो की एक बड़ी खूबसूरत बात लगती है वो ये, आपको लाखों लोग सुन रहे हो, करोड़ों सुन रहे हो या दुनिया भर सुन रही हो, मैं बात एक इंसान से कर रही हूँ, मैं बात एक दिल से कर रही हूँ, और वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, और ख़ासकर आज के दौर में एक्सपेक्टेशन होती है कि आप भैया आप अगर रेडियो पे इतना एंटरटेन कर सकते हैं, 10,000 लोग भी सामने खड़े हो तो आप कर सकते हैं। वो जो बात नहीं समझ पाते वो ये कि रेडियो जॉकीज़ बहुत प्राइवेट लोग होते हैं। अकेले में ख़ुद से बातें करना एक बड़ा ज़ाती तजुर्बा है, हर इंसान नहीं कर पाता। वही हम करते हैं ना। एक स्टूडियो में एक माइक होता है और हम इमेजिन करते हैं कि एक दूसरा दिल मुझे सुन रहा है। वो मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैं और इसलिए नहीं करना कि मुझे आई हैव टू प्ले टू द गैलरी, नहीं। अगर आपकी बात में सच्चाई हो, अगर आपकी बात में ऑनेस्टी हो, अगर आपकी बात फेक ना हो, आप कुछ बनना ना चाह रहे हो, मेरे लिए एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कहूँगी कि मैं बुरी हूँ, मैंने ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि ट्राई करूँगी और मेहनत करूँगी तो शायद उसमें भी अच्छी हो जाऊँ। लेकिन एक्टिंग मुझसे मतलब नेचुरली नहीं होती। किरदार निभा सकती हूँ, लेकिन रेडियो ये इजाज़त आपको नहीं देता। आपको रोज़ उनसे मिलना है, जैसे रिश्ते होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं अब्बू के सामने 3 महीने कुछ और रहूँ, 3 महीने कुछ और रहूँ। मैं रोज़ उनसे मिलती हूँ। ऐसे रेडियो पे जिससे आप मिलते हैं, आप रोज़ मिलते हैं, तो आप वो हो ही नहीं सकते जो आप नहीं हैं। तो आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब आपको वो बनना है जिसको वो इंसान पसंद करे, तो आपको बेहतर बनते जाना है। और आपका कंपटीशन कौन है? आप खुद। आपको आजकल से बेहतर होना है। तो पहले जब ये एहसास था कि नंबर गेम है, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी। जब मैंने रेडियो मिर्ची ज्वाइन किया और पुरानी जीन्स शो मुझे दिया गया, तो मेरे बॉस ने एक दिन मुझे अपने रूम में बुलाया और कहा कि साइमा, तुमको पता है तुम्हारे कंपेटिटर्स कौन है? तो मैंने कहा मतलब? तो बोले भाई, अरे जिनको पीछे छोड़ के तुम्हें नंबर 1 बनना है। तो मैंने कहा ये कौन है? तो बोले एक स्टेशन पे रोशन अब्बास है, दूसरे स्टेशन पे अमीन सियानी है। तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा और आप क्या चाहते हैं? मैंने 3 महीने में इनसे आगे निकलना है। मैंने कहा इनको कहाँ से कौन पीछे छोड़ेगा?
मैं इनको नहीं पीछे छोड़ सकती। बोले मुझे नहीं पता, हमें ये इस शो को नंबर 1 बनाना है। तो ना बहुत आसान हो गया मेरे लिए। वो इतना मुश्किल था, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई, इन्हें तो नहीं हरा सकती मैं, लेकिन हाँ खुद को बेहतर बना सकती हूँ। मैंने सुना उन दोनों को, शिद्दत से वो शोज सुने, और फिर ये सोचा ऐसा क्या है जो अलग किया जाए, जिसमें नयापन हो। तो वो नयापन आया। मैंने गानों के साथ खेलना शुरू किया, मैंने गानों को दोस्त बनाया। मैं मतलब वो 18 साल के लोग जो कि डिस्क में जाते हैं और ओम शांति ओम पे डांस करते हैं, तो मैं किशोर दास से बात करती थी, मतलब लाइक इज़ अ बडी। मैं रॉकिंग रेट्रो हिट्स कहती थी। और कुछ ऐसा नहीं कि आसमान से एक आवाज़ आ रही है, मुझे भी नहीं पता। अब जैसे मैं कहती थी वही सच्चाई पे खेली। मुझे मेरी प्लेलिस्ट में गाना नज़र आया, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, और उस ज़माने में बहुत बुरा लगता था मुझे वो गाना, बहुत बुरा। मतलब मैं कहती थी अरे किसी को प्यार हुआ है तो कोई ऐसे थोड़ी बुलाएगा बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। आज उसकी अलग खूबसूरती पता चलती है, बट उस टाइम पे नहीं। तो जब मैं रेडियो पे वो गाना प्ले करती थी तो मैं कहती थी ये गाना मुझे कम पसंद है, मगर मैं सिर्फ इसलिए चला रही कि मुझे पता है आपको बहुत पसंद है। अब ये सच है, ये एक रेडियो प्रेजेंटर नहीं कहता था उस वक्त। और जैसे जैसे मैंने उसे महसूस किया, मैंने बिल्कुल वैसे ही बताया। आप अगर किसी फील्ड में दिग्गज नहीं हैं तो नहीं है, वो एक्सेप्ट करना पहली सीढ़ी होती है उस चीज़ में आगे बढ़ने की। और मैं तब उस स्टेज में थी जब मैं नौशाद साहब को, मजरू साहब को, साहिर को पढ़ती थी, समझने की कोशिश करती थी। उन्होंने जिस तरह से इश्क मोहब्बत की गहराई को उन गानों में उतारा। अब मैं छोटी थी, मुझे नहीं समझ में आता था। मुझे यही नहीं समझ में आता था कि मोहब्बत जो है वो आप ऑप्ट नहीं कर सकते, वो हो जाती है, आपके बस में नहीं है। ये सब मुझे समझ में ही नहीं आता था। क्यों नहीं कर सकते, मतलब अगर वो पसंद आ गया चलिए उससे मोहब्बत की जाए। मैं उस उम्र में थी तो इतने गहरे गाने मुझे नहीं समझ में आते थे, लेकिन मैं उसको बिल्कुल वैसे ही बोलती थी इस चीज़ के साथ कि लेकिन कुछ तो होगा ना कि 1960s का बिगेस्ट हिट है बहारों फूल बरसाओ। तो मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, लोगों को पसंद आया तो चलना चाहिए। तो हमेशा ऑनेस्टली, और जो पढ़ती थी, जैसे मैं किसी किताब में मैंने कुछ पढ़ा तो मैं कहती थी मैंने आज इस किताब में ये पढ़ा कि नौशाद साहब के माँ बाप ने उन्हें बताया ही नहीं था कि भाई जहाँ से आपका रिश्ता हुआ है उनको हमने नहीं बताया है कि आप कंपोज़र हैं, बता दिया है कि आप टेलर हैं। तो ये मज़ेदार बात है। या फिर ये सोचना कि मजरू साहब, जब उस वक्त मैं ये सोचती थी ये सारे शायर लोग इतनी रोमांटिक बातें क्यों लिखते, ज़रूर इनको भी मोहब्बत हुई होगी या ज़रूर इनके दिल टूटे होंगे, बिना तजर्बे के कोई कैसे ऐसे लिखेगा। अब उस वक्त ये नहीं पता था कि शेर व शायरी, गज़ल, नज़्म जो है उतरती है आपके ऊपर। वो तो तब पता चला जब अब्बू लिखने लगे। तो मैं कहती थी कि काश मजरू साहब होते मेरे सामने तो उनसे पूछती आपको कौन सी उम्र में पहली बार जो है इश्क हुआ। शायद वो मुझे बताते कि मैं 8 साल का था तब हुआ। तो जो मैं सोचती थी, महसूस करती थी, पढ़ती थी, उनके बारे में जानने की कोशिश करती थी, वो सब मैं बात करती थी। अपने दोस्त से ही तो बात कर रही हूँ ना, तो वो बहुत अपनी अपनी लगने लगी, क्योंकि वो अपनी ही अपनी थी। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो नहीं आता, मैं कोशिश करूँगी। ज़रूरी तो नहीं है कि सारे सवालों का जवाब किसी के पास हो, लेकिन हाँ सवाल बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो आपको नॉलेज हासिल करने की एक डायरेक्शन देते हैं। और मुझे लगता है कि वो ऑनेस्टी, आपकी सच्चाई, वो आपकी जर्नी होती है। और जब आपका दोस्त उस जर्नी का हिस्सा बन जाता है तो उसको वो बहुत अपना अपना लगता है। मुझे लगता है यही एक बात थी जो कि तब से लेकर आज तक ज़िंदा है। फिर आप देखिएगा कि
प्रेजेंटेशन ऑल टुगेदर एक काम है। जी। अब आप ऐसा चाहें तो कह सकती हैं कि नहीं, मैं जैसे घर में बोलती हूँ वैसे ही मैं माइक के सामने बोलती हूँ, लेकिन आखिरकार एक प्रेजेंटेशन स्टाइल आप अपनी इवॉल्व करती हैं। सही। अगर यही बात मैं अमीन सयानी से पूछूं तो वो अपने घर में कभी नहीं कहते होंगे हाँ तो बहनों भाइयों, ऐसे तो नहीं कहते होंगे। उन्होंने अपनी एक स्टाइल इवॉल्व की। सही। आपकी स्टाइल में एक बड़ी खूबी ये है कि आप हमेशा मुस्कुराती हुई एक आवाज़ हैं। वो डेलिब्रेट है कि वो हमेशा एक मुस्कुराती हुई आवाज़ होगी, हमेशा वो उसके अंदर वो एक कनेक्ट बनाने की एक अपील होगी और वो काम करता है। और इन बरसों के सफ़र में आपने उसे बदलते हुए भी देखा है अपनी स्टाइल को। आपने कभी सोचा है कि आप घर में तो शायद अम्मी अब्बू के साथ वैसे बात नहीं करती होंगी जैसे आप माइक ऑन करके करती हैं, थोड़ा तो फ़र्क होगा, आप क्या कहती हैं इस बारे जी में? बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क है। और शुरुआती दौर में वो फ़र्क ज़्यादा था, क्योंकि 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट के बीच में आपको ऐसी बात बोलनी है, ऐसी बात करनी है कि जो आपको सुन रहा है वो आपके साथ रहे, वो आपको छोड़ के जाए ना। तो अब उस 40 सेकंड और 1 मिनट के बीच में आप दूसरे को डांट तो सकते नहीं हैं, और चिढ़ के बोलेंगे तो क्यों कोई आपके साथ रहेगा। फिर वो एहसास कि थोड़ा सा वक्त है साथ में, जैसे किसी दोस्त से आप मिलते हैं बहुत वक्त के बाद, तो आप उसको गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, कुछ देर तो मुस्कुराते हुए देखते ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी कि मैं किसी का वक्त ले रही हूँ, तो ये जिम्मेदारी है मुझ पे कि उस वक्त को मैं बेहतर बनाऊं, उस वक्त को ज़ाया नहीं करूं। वो मेरे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल काम होगा। उसने मुझे अपना कीमती वक्त दिया है, तो उस जिम्मेदारी का एहसास था कि जब मैं माइक ऑन करती हूँ तो ये एक जिम्मेदारी है। अब जो मैं कह रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, वो सही होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि दूसरे की ज़िंदगी में इजाफा हो। तो वो एहसास था। और उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 साल के बाद जब मैं अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात करती थी तो मुझे बार बार कहते थे, अरे हमसे बात कर रही हो भाई, रेडियो पे नहीं हो तुम। तो मुझसे कहते थे, क्यों ये बार बार तुम लोग कहते हो कि मैं रेडियो, तुम लोग से ही बात कर रही हूँ। वो वक्त था जब रेडियो और रियल लाइफ की जो पर्सनालिटी है वो मिलती जा रही थी। मैं अपने दोस्तों के लिए मेरी आवाज़ बदल रही थी, और आवाज़ का बदलना और कुछ नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है दिल का बदलना होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कोई मुझसे कहता है कि आवाज़ को कैसे अच्छा बनाए, तो मैं कहती हूँ दिल को अच्छा बना लीजिए। Exactly. अगर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सच बोलूँगी तो फिर तो वहीं से आएगा ना। तो वो ओवरलैप होने लगा, और अब कोई मुझसे ये नहीं कहता कि तुम जो रेडियो पे बोलती हो वैसे क्यों बोल रही हो, या रेडियो वाले ये नहीं कहते कि वहाँ तो आप कुछ और सुनाई दे रही थी, यहाँ तो कुछ और। अब वो सेम हो गया है। हाँ, मैं गुस्से में बोलूँगी तो मेरी टोन बदल जाएगी, लेकिन और रेडियो पे भी जब मैं गुस्से में बोलूँगी तो मेरी टोन बदल जाएगी। लेकिन अब मैं स्टाइल पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। स्टाइल ज़रूरी तब है अगर मैं किसी को समझा रही हूँ। ये तो हम आम जिंदगी में भी करते हैं। मकसद समझाना है तो आपकी टोन वैसी होनी चाहिए। मकसद किसी को ये बताना है, अरे ये बीमारी कुछ नहीं है यार, हम मज़े करेंगे, कल जाएंगे गोलगप्पे खाने, तो ऐसे ही बोलना है मुझे रेडियो पे। अब ये नहीं सोचना कि माइक ऑन हो गया, अब हम ऐसा करते हैं कल चलेंगे गोलगप्पे खाने, वो नहीं रहा। तो एक चीज़ जो प्राइवेट एफएम स्टेशंस ने मेरे लिए बिल्कुल बदल दी ऑल इंडिया रेडियो के बाद, वो ये थी कि मिर्ची में आते ही मैं अपने लिसनर की दोस्त बन गई। मुझ पे वो जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं उसको समझाऊं, कि मैं वो आवाज़ बन जाऊं जो कि उसकी आइडल की आवाज़ है और वो ज़िंदगी में मार्गदर्शन करेगी। ना ना ना, ये जिम्मेदारी मुझ पे नहीं थी। मुझे दोस्त बनना था, वो आसान था। और मुझे लगता है दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसको उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं, ज़िंदगी भर दोस्त बने रहें, कितनी अच्छी बात है। तो जिस हल्की सी स्माइल या मुस्कुराहट की आप बात कर रहे हैं वो शायद उम्मीद है,
और मैं वो एक ऐसा दामन है जो मैं कभी नहीं छोड़ती, किसी हाल में नहीं छोड़ती। आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट, तो शायद वहाँ से आता है। हालांकि आपने जब ये बात कही कि जो आपके अंदर होगा वो ही बाहर आएगा, और अगर इसको कोई सिर्फ फेस वैल्यू पर कोई एक एस्पायरिंग प्रेजेंटर ले ले और सिर्फ नेचुरलिज्म को एक्सरसाइज करने लगे तो चीज़ें उससे छूटने लगेंगी। ये एक बहुत कई लेवल्स पर एक जिम्मेदारी का काम है। जब आप माइक ऑन करते हैं, बेशक आप एक आदमी से जुड़ें या 1,00,000 लोगों के साथ जुड़ें, एक बेहद जिम्मेदारी का काम होता है और वो कई लेयर्स पे चल रहा है। आपको अपनी प्लेलिस्ट के साथ अपने प्रेजेंटेशन के फ्लो को मेंटेन करना है, वो एक चीज़ है। सही। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ की जो एगनीज आयरनीज या कोई उस मोमेंट्री कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको मैनेज करना है उसी वक्त, क्योंकि माइक ऑन करते वक्त वो साउंड ना करे। उसी वक्त आपको अपने अब तक के जिए हुए ज़िंदगी में एक्वायर किए हुए लिटरेचर, वोकेबलरी और जो आपका डिक्शन, आपकी जो वॉइस का कल्चर है, वो सब मतलब ये एक साथ कई लेवल पर होता है। ये बात, ये जो एस्पायरिंग प्रेजेंटर्स होते हैं उनको ये बताए जाने की आपकी तरफ से शायद ज़रूरत है कि ये उतना आसान नहीं है जैसा आपसे उन्होंने सिर्फ एक मंत्र ले लिया और आगे बढ़ गए। बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे लगता है ज़िंदगी में कोई भी काम अगर हम अच्छे से करना चाहें तो वो आसान नहीं होता, मुमकिन होता है। उसमें एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो मेहनत है, और मेहनत भी सच्ची वाली मेहनत। अगर आपको अच्छा बोलना है तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक कमरे में ख़ुद को बंद कर लेंगे और सिर्फ बोलते रहेंगे तो अच्छा बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा बोलना है, क्या बोलना है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और जावेद अख्तर साहब ने एक इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात बोली थी, इतना पढ़ेंगे तो इतना सा रह जाएगा यहाँ पर, लेकिन जब वो इतना सा निकल के आएगा तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। Exactly. तो बहुत पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है कि वो सब आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी, आपकी ज़बान में नेचुरली आ जाए, आपको सोचना ना पड़े, वो आपकी बातों में निकल के आए। आप किसी मौजू पे बात कर रहे हैं, अगर आपने उस पर रिसर्च नहीं किया कि वो क्या है तो फिर आप क्या बात करेंगे? दूसरे इंसान को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हेडलाइंस पढ़ के आई है। बिल्कुल। तो जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, समझ ली, तो अब आपका लाइन ऑफ थॉट स्ट्रेट है। ये बहुत कमाल की बात है कि रेडियो पे जब आप किसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दूसरे इंसान को तभी समझ में आएगा अगर आपको समझ में आ चुका होगा। छोटी सी चीज़, ट्रैफिक, आप उसको बता रहे हैं कि ट्रैफिक कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। अब अगर आप एक पीस ऑफ पेपर से पढ़ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैफिक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैफिक है, जो सुनने वाला है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैफिक है, 5 मिनट का स्टॉपेज टाइम लेके चलिए, आप इतने किलोमीटर पे गाड़ी चलेगी, लेकिन इसके बाद रास्ता खुल जाएगा, तो मुझे भी समझ में आएगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर मैं बशीर बद्र का कोई शेर पढ़ूं, मुझे पता हो कि उसका मतलब क्या है। मैंने शुरुआत में मैं अब्बू को कहती हूँ कि जब मैंने पोइट्री पढ़नी शुरू की तो मुझे बहुत सारे शेर का मतलब नहीं समझ में आता था, तो मेरी वो पढ़ने में मुझे खुद सुनाई देता है कि यहाँ पे बस। तो बात इतनी सी है कि आप हासिल कर सकते हैं वो मकाम, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मुझ में कमी है। अगर सपोज़ कोई रेडियो की लाइन में आना चाहता है और उसका डिक्शन सही नहीं है, उसके तलफ़ुज़ में प्रॉब्लम है, स्पीच में क्लैरिटी नहीं है, आप ये कह दें कि अरे वो सब हो जाएगा लेकिन आवाज़ तो अच्छी है ना, आप डिनाइल में हैं, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। पुरानी जीन्स जब मैंने शुरू किया, ये एक्सेप्ट किया मैंने कि मुझे इस ज़माने के बारे में इतना नहीं पता। तो जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसमें बड़ी मेहनत करते हैं कि यार किसी को ना पता चले कि इसको बिल्कुल नहीं आता। और होता क्या है, आप कछुए की तरह चूँकि चलते जाते हैं आप कई खरगोश से आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो मेहनत तो सबसे बड़ी चीज़ है, और ईमानदारी,
खुद के साथ और दूसरे के साथ। ये दो चीज़ें पकड़ के ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम निभाना तो छोड़िए, उसमें हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। बिल्कुल, और शायद यही बात मैं आपसे पूछने वाला था, लेकिन वो जवाब आपने ले लिया, शामिल कर लिया कि कागज़ को हाथ में लेकर माइक ऑन करके प्रेजेंट करना बिल्कुल एक चीज़ है, और उसको जैसे दिल में उतार कर किसी बात को कहना। ट्रैफिक वाले एग्जाम्पल से आपने ये बात अच्छे ढंग से समझाई। देखिएगा कि अभी जैसे जैसे ये नए टेक्नोलॉजी ने नए एवेन्यूज़ खोल दिए, तो सब लोग अपना अपना रेडियो चलाने के लिए आज आज़ाद हैं, पॉडकास्ट चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, या फिर अभी तो क्लब हाउस पर एक पूरा प्रेजेंटेशन का एक बाढ़ जैसी आ गई है। लेकिन वो जिम्मेदारी जो आप बता रही हैं, उसमें सीखने वाला जो पहलू है, मुझे याद है कि एक नया प्राइवेट एफएम स्टेशन शुरू हुआ, उसके बड़े कोई एक पॉपुलर जॉक थे, उन्होंने कहा देखिए भाई, नुक्ता वुक्ता तो मुझे मालूम नहीं है, मैं ये नुक्ते आपकी तरफ फेंकता हूँ, जहाँ दिल करे आप लगा लीजिएगा। और फिर हम देखते हैं कि आप खुद डिक्शन को लेके, प्रोनाउंसिएशन को लेके अपने काम से अलग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी, और शायद वो काम का भी हिस्सा हो, मुझे मालूम नहीं, आप ट्रेंड करती हैं, लोगों को सेंसिटाइज़ करती हैं, लोगों को एक तरह से एम्पावर करती हैं, अगर जो चाहते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग में अपना मुंह खोलें और जिससे बात लोगों के जहन दिलों तक उतरे। ये जिम्मेदारी आपने खुद अपने से ली, या इसे कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं? क्योंकि हिंदी वाले तो कहते हैं भाई हिंदी में ये साउंड है ही नहीं, आप जाको, जाको, खाको और काको सिखा रही हैं, वो हिंदी में साउंड नहीं है। तो वो एक बड़ा झगड़ा सा है, और बहुत सारे लोग इससे बिल्कुल आंख मूंद लेते हैं। और जैसा कि मैंने एक रेडियो जॉकी की बात की जो बड़े पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और एक टेलीविज़न एंकर भी इस बात को कहते हैं कि जहाज जब जजीरे पर उतरा तो जाली में जला हाँ, तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आज मैं एक कामयाब रेडियो जॉकी हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो ज़बान मैं बोलती हूँ उससे पूरा इंसाफ करने की मेरी कोशिश रहती है। और ये एक चीज़ है जो मुझे और लोगों से जुदा करती है। अच्छी ज़बान, कायदे की ज़बान, और सिर्फ ज़बान नहीं, मैं तो छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी। आपका एक नाम है, वो अगर कोई बिगाड़ के आपको पुकारे, कैसा लगेगा आपको? तो ये एक एक लफ्ज़ जो हैं वो अपने आप में एक शख्सियत है। अगर आपने उनको सही से नहीं बोला तो ये आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि आप में ना इतना सब्र है, ना इतना जिसको बोलते हैं प्रॉमिस है कि आप किसी इंसान को तो छोड़िए, किसी लैंग्वेज की भी डिग्निटी रखेंगे। तो मैं ये बात तो समझ सकती हूँ कि हम एक माहौल में बड़े होते हैं, बचपन से नहीं सीख पाते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो हम महरूम रह जाते हैं उन सब चीज़ों से। लेकिन सीखने की जो अंदर बात है उसको तो हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, वरना जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे उस सेकंड हम एक पुराने इंसान बन जाएंगे। जब फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं तो ख़ुद को तो करना ही चाहिए। तो इस तरह के जो जुमले बोलते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स वाले जुमले होते हैं, क्योंकि शायद वो नुक्ता नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स वाले जुमले होते हैं। तो मैं उन पे कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन हर इंसान को ये बात पता है कि कोई भी दूसरा अच्छी ज़बान बोलता हो, वो गांव की ज़बान हो, वो एक शहर की ज़बान हो, वो किताब की ज़बान हो, तो अच्छा लगता है, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आप इंग्लिश सही नहीं बोल रहे हैं, आपका इंप्रेशन गलत पड़ेगा। क्यों जाते हैं आप फिर अच्छे से टाई शर्ट पहन के और इंग्लिश बोलते हैं अपने इंटरव्यू में? क्योंकि आप इम्प्रेशन हर इंसान को अपना अच्छा, और आपकी ज़बान आपका पहला इम्प्रेशन है। हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा बोले, ये हर इंसान की ख्वाहिश है। जो मेहनत नहीं करना चाहता फिर वो इस तरह के जुमले बोलता है। तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और मैं एक चीज़ में यकीन करती हूँ, जो मैंने बदला, ये जितनी भी, चाहे वो उर्दू की पाठशाला हो या पोइट्री हो या पी फॉर प्रोनाउंसिएशन हो, मैंने क्यों शुरू किया? मैं कोई इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी को पढ़ाऊँ, मैं तो ख़ुद ही सीख रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा
क्या इंतज़ार करना सही है कि मैं एक दिन जब उस मकाम पे पहुंच जाऊंगी तब मैं सिखाना शुरू? क्यों ना ऐसा करें कि ग्रुप स्टडी करें। आज मैंने एक लफ्ज़ अब्बू से सीखा तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ कि अरे पता है इसका मतलब ये होता है, इसको ऐसे कहते हैं। मैं पढ़ा नहीं रही, मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ। तो हम एक ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, वो इंग्लिश की हो या वो उर्दू की हो। जो मैं सीख रही हूँ वो मैं बांट रही हूँ। इस ज़िंदगी का क्या भरोसा। मैंने सोचा कि मैं उस मकाम पे पहुँचूंगी तो पता नहीं वहाँ पे होंगी कि नहीं होंगी। तो मैंने उस चीज़ को बदल दिया। मैं अब्बू से सीखूंगी, मैं उनसे सीखूंगी और मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रही हूँ। इसलिए वो चलता जाएगा क्योंकि मैं सीखती जाऊँगी। अब मेरे साथ कोई सीखना चाहे तो सीखे, ना सीखना चाहे तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत आपने की है। इससे बहुत सारे लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और उससे फ़ैज़ हासिल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम है। शुक्रिया। यहाँ पर ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि एक टाइम के बाद आप जिस तरह लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बस जाती हैं और एक भरोसा पैदा करती हैं, तो एक तरह से सोसाइटी में आप एक इन्फ्लुएंसर का काम भी करती हैं। और आजकल तो हो सकता है कि पहले ज़मानों में अमीन सयानी के पास ये मौका ना रहा हो, या तबस्सुम के पास ना रहा हो, या मिसाल के तौर पर और जो दूसरे कामयाब रेडियो प्रेजेंटर्स हुए उनके पास ना रहा हो, लेकिन आपके पास है कि आपके पास सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसके ज़रिए आप कॉन्टीन्यूअस उनके साथ डायलॉग में रह सकती हैं। तो एज एन इन्फ्लुएंसर भी आप अपना कुछ रोल मैं देखता हूँ कि बीच बीच में निभाती रहती हैं। आपके पास चॉइस है कि आप उन सब चीज़ों से आंखें बंद कर लें और आप अपनी शोहरत के नशे में डूबी रहें, लेकिन आप वो ऐसा नहीं करती हैं। क्या है उसकी वजह? इसकी वजह ये है कि मेरी आवाज़ मेरे अंदर की आवाज़ है, मेरे ज़मीर की आवाज़ है। और मेरा ज़मीर ही मेरा बही खाता लिखता रहता है। वही मेरी पहचान है। गलत क्या है, सही क्या है, इंसाफ की क्या बात है, इंसानियत क्या है, ये मेरी तरबियत है। इसी से मैं बनी हूँ। जब मेरा दिल दुखेगा तो मैं बोलूँगी, जब मेरा दिल खुश होगा तो मैं बोलूँगी। मैंने ज़िंदगी में ख़ुदगर्ज़ी वाली ज़िंदगी जीना नहीं सीखा। ये मेरे अम्मी अब्बू ने नहीं सिखाया मुझे। उन्होंने सही किया कि गलत ये वो जाने। लेकिन मुझे मेरे आसपास लोग खुश रहते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि छोटी सी ज़िंदगी है, हम क्यों नहीं प्यार मोहब्बत के साथ गुजार सकते। मैं बचपन से नाइंसाफ़ी नहीं बर्दाश्त होती थी मुझसे, आज भी नहीं होती। और ये लगातार मैं अपने रेडियो शोज़ में रेडियो पे बोलती आई, क्योंकि मैं एक दोस्त से बात कर रही हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं कहती हूँ, आज भी कहती हूँ। और वही मैं सोशल मीडिया पे कहती हूँ। अगर मैं देखती हूँ किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो मैं क्यों नहीं बोलूँगी। मैं अपने मुल्क से प्यार करती हूँ। मैं उसे बिखरता हुआ देखूँगी तो मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगी, क्योंकि वो मेरी ज़िम्मेदारी का हिस्सा है। हर तरह की ज़िम्मेदारी, मेरी ज़ाती ज़िम्मेदारी, मेरी सामाजिक ज़िम्मेदारी। चुप रहने का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी चुप्पी किसी के लिए इंसाफ का काम कर रही है या नाइंसाफ़ी का काम कर रही है। अगर मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना, तो वो तो बहुत खुदगर्जी वाली चुप्पी हुई ना। मैं वैसी नहीं हूँ। वैसे मैं आपको बताया, मैंने मास्टर्स किया सोशल वर्क में, और वो भी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनफैक्ट जो रेडियो आज मैं करती हूँ या जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मैं हूँ, ये मेरी पर्सनालिटी के वो दो मेजर फेजेस हैं जहाँ पे मेरा एक पैशन है, म्यूज़िक हुआ, लैंग्वेज हुआ, लिटरेचर हुआ, और दूसरा ज़िंदगी जीने का मकसद है, जो मैंने सोशल वर्क में सीखा कि कैसे लोगों की कैसे मदद की जाए कि वो अपनी खुद मदद कर सकें। पैसों की मदद नहीं, लेकिन उनको सशक्त बनाया जाए। तो मेरी सामाजिक जिम्मेदारियों से मैं बहुत पहले से मिली हुई हूँ, और
यही मैं हूँ। अब अगर मैं उस चीज़ को छुपाऊं तो फिर मैं ऑनेस्टली नहीं निभा रही जो मैं हूँ। इसलिए जो मैं बोलती हूँ, मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मुझसे लोग कहते हैं तुमने बोला, क्या बदल जाएगा? कुछ भी नहीं बदलेगा। ना बदले, लेकिन मुझे खुद को भी बदलने से रोकना है ना। मुझे जो करना है वो करना है। मैं ये क्यों देखूं कि मेरे इस करने के बाद आगे क्या होगा, इसलिए मैं करूं। मैं बदल ना जाऊं, मैं पत्थर की ना बन जाऊं, मेरा ज़मीर जो है मुझे रात को सोने ना दे, मैं ऐसी नहीं बन सकती। इसके तहत जो भी मैं लिखती हूँ वो भी मैं दिल से लिखती हूँ, और कभी कभी उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो जैसे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने कहते हैं कि हर अच्छे काम में कुछ ना कुछ नुकसान तो है। ठीक है, नींद तो आती है रात को। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ चर्चा में बहस के लिए बहस कर दूं और ये पूछ लूँ आपसे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि प्रोफेशनल को पर्सनल से गड्ढ-मड्ढ मत करो, तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। अपने प्रोफेशन से तुमने n नंबर ऑफ फॉलोअर्स और लोग अपने साथ जोड़े हैं, उनमें से कई का दिल तुम्हारा ऐसा कहने से दुखता है, इसलिए प्रोफेशन को अपनी राह चलने दो, अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखो। ऐसा कह के वो खुद ये रास्ता, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं वो भी इस रास्ते को चुन लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे वाइटल मौक़ों पर चुप रहते हैं ये कह के कि हमने अपने प्रोफेशन से जो शोहरत और रीच कमाई है हम उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। लेकिन आपको ये ख़तरा नहीं लगता? नहीं, क्योंकि रेडियो की दुनिया वो ख्वाब वाली दुनिया है जो हर इंसान देखता है। काश एक ऐसी दुनिया होती जहाँ हमारा एक ऐसा दोस्त होता जिसका नाम भी ना पता होता तो भी फ़र्क ना पड़ता, जिसका पेशा भी ना पता होता तो ना फ़र्क पड़ता, वो अमीर है कि गरीब है, उसका पास्ट क्या है, कुछ नहीं। रेडियो की दुनिया ऐसी ही दुनिया है। जब मैं दूसरे दिल से बात करती हूँ तो मैं दिल से बात करती हूँ। मैंने उस दुनिया को जिया है, बनाया है, जिस दुनिया में नफ़रत की गुंजाइश नहीं है, जिस दुनिया में हम एक दूसरे की मदद करेंगे। उसका दिल दुखेगा वो मुझसे कहेगा, मेरा दिल दुखेगा मैं उससे कहूँगी। और उसी दुनिया, वो ख्वाब वाली दुनिया का एक्सटेंशन है मेरी ज़िंदगी। तो मेरा प्रोफेशन वो नहीं है कि मैं कहूँ कि ये मेरा प्रोफेशन है और ये मेरी पर्सनल लाइफ। जो मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में साइमा हूँ वही मैं रेडियो पे साइमा हूँ, वही मैं ट्विटर पे साइमा हूँ, वही मैं फेसबुक पे, और मैं वही रह सकती हूँ क्योंकि मैं किरदार नहीं हूँ। मैं अलग अलग शख्सियत नहीं हूँ। हाँ, अगर मुझे एक फ़िल्म में रोल करना होता तो 3 घंटे के लिए मैं कुछ और बन जाती, मगर रेडियो ये आपको गुंजाइश नहीं देता। जैसे मैं नवेद के लिए कह सकती हूँ, वो प्रैंकस्टर है, उसका एक बहुत डिफाइंड रोल है। लेकिन मैं दोस्त हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी में आपके साथ आपकी कॉन्फिडेंट बन सकती हूँ, मगर आप मुझे ऐसे ब्रैकेट में नहीं डाल सकते। अगर मैं किसी भी शख्स से पूछूं, अच्छा तुम्हारे वो जो दोस्त है वो तुम्हें क्यों पसंद है, वो नहीं बता पाएगा। वो सोचेगा, वो 3-4 दिन लेगा आपको कुछ बता, उसके वो अच्छा लगता है, जिसको वो अच्छा लगता है। मैं उस तरह की दोस्त हूँ। मैंने झूठे वादे नहीं किए। मैंने रेडियो पे कभी ये नहीं बोला कि देखिए अगर आप झूठ बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, हाँ मुझे पसंद है, नहीं बोला मैंने बोला आप झूठ बोलते हैं तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा चलें, आप ऐसा करें, आप अपने झूठ पे काम करें ना, आप उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर करने की कोशिश करें, क्योंकि वो झूठ तो फिर एक दिन आपको भी छोड़ के चला जाएगा। तो मैं उस शख्स को सही की तरफ मोड़ने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं उसके ऐब के साथ उसे एक्सेप्ट ज़रूर कर सकती हूँ, प्रोवाइडेड वो अपने ऐब को ऐब माने। तो जो मैं वहाँ हूँ वही मैं यहाँ हूँ। क्या प्रोफेशनल लाइफ, और हाँ प्रोफेशनल लाइफ है, रेडियो पे कहा जाएगा कि भाई ये सब चीज़ें जो आप नहीं कर सकते, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे, आप किसी रिलीजन स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं करेंगे, ये सब रूल्स हैं। आई विल फॉलो द रूल्स टू द टी। मुझसे ज़्यादा रूल्स शायद
कोई भी नहीं होगा जो फॉलो करता होगा 100%। प्रोफेशनली अगर इफ़ आई एम सपोज टू इंटरव्यू समबडी, चाहे वो इंसान मुझे अच्छा लगता हो या ना लगता हो, मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू करूँगी उसके साथ। वो मेरा वो मेरी प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं, क्वालिफ़िकेशंस हैं। बट मैं ख़ुद को बदलूँगी नहीं। मैं किसी के लिए कोई काम कर रही हूँ तो मैं उसको बेस्ट काम करने की कोशिश करूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जिसके लिए भी काम करूँ उसका नाम रोशन करूँ। ये मेरा कमिटमेंट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बदल जाऊँ, कि सडनली कोई मुझे कहे कि सुनो यहाँ पे ना 20 मिनट झूठ बोल के आना है कि मैं कितना शानदार हूँ, मैं कितना ही हूँ। मैं नहीं करूँगी वो, चाहे उसके लिए मुझे कितने पैसे मिले, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर दिन मैं ख़ुद को बेहतर बनाऊँ। मैं ऐप की तरफ जाऊँ इसलिए क्योंकि मुझे उससे थोड़ी ज़्यादा शोहरत मिल जाएगी, वो मुझसे नहीं होगा। कुछ लोगों को वो सूट करता है, वो और मैं ये बिल्कुल मानती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सच के लिए आवाज़ उठाने की चाह जितनी मेरे दिल में हो वही दूसरे के दिल में हो, नहीं। और इसलिए उसको शायद फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसकी हकीकत है, वो उसकी सच्चाई है, और ये मेरी सच्चाई है कि मुझे फ़र्क पड़ता है। तो अगर मैं उसको नहीं कह रही कि तुम भी बोलो, तो वो मुझे क्यों कहता है कि तुम चुप रहो? तो बस इतनी सी बात है कि मेरे लिए मेरा प्रोफेशन मेरी ज़ाती ज़िंदगी से इतना मिला और जुड़ा हुआ है कि उसको अलहदा करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर चूँकि आप ये सारे एहसासात बहुत ईमानदारी के साथ सामने लाने की कोशिश कर रही हैं और कर रही हैं, ख़ुद रेडियो में, जिस रेडियो में आप ख़ुद काम करती हैं, जिस स्टेशन पर या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं, वहाँ पर काम करते हुए भी कभी सब कुछ तो अच्छा शायद ना हो, अगर आप दुनिया भर में रेडियो प्रैक्टिस को देखें और उसके मुकाबले अपने रेडियो चैनल या हिंदुस्तान में एक रेडियो जॉकी होने के एक्सपीरियंस को देखें, दोनों के विज़-अ-वी क्या रुकावटें दिखाई देती हैं, मुझे ये भी बताइए। मैं उनको रुकावट नहीं कहूँगी, मैं उनको चैलेंजेस कहूँगी। रेडियो तेज़ी से बदल रहा है, चूँकि हमारे पास इतने सारे मीडिया हैं। अब एक रेडियो जॉकी कहाँ, कोई भी रेडियो जॉकी ऐसा नहीं है जो आपको नज़र ना आता हो। पहले वही खूबसूरती हुआ करती थी। तो ये मीडियम भी इवॉल्व कर रहा है, शायद वो अपना एक नीश बना रहा है। जो हम कहते थे कि हर इंसान रेडियो सुनता है, वो परिभाषा बदल रही है। अब लोग भी चुनते हैं कि उन्हें रेडियो कब सुनना है, किस वक्त सुनना है। वो सेट्स भी गायब हो रहे हैं। हम अब रेडियो जॉकीज़ से एक्सटेंशंस हो रहे हैं, हम ब्रांड्स बन रहे हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं। किस डायरेक्शन में जाना है ये क्लियर है, लेकिन चूंकि हम सब रेडियो प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग जगह पर क्या एक्सपर्टीज़ चाहिए, किस तरह से चलना है, वो एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें हम इवॉल्व कर रहे हैं। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो शायद आप मुझसे ये, आपको ऐसा लगे कि अब मैं वहाँ पे काम करती हूँ तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं सच बोलती हूँ, तो आपको यकीन करना पड़ेगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रही हूँ उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि मैं जो हूँ वो हूँ। जिस आज़ादी के साथ मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर पाती हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आप पे ट्रस्ट करे, यकीन करे, आपको वो ज़मीन दे, आसमान दे कि आप उड़ सकें, उड़ान भर सकें। और मेरा ज़ाती तजुर्बा यही रहा। मैं जो भी इवॉल्व कर पा रही हूँ वो बहुत बड़ी वजह है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी जो टीम है, मेरी जो मैनेजमेंट है, वेरी वेरी all they need is that you give us a successful product. ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने आपको बता दिया है कि ये इतना अच्छा वक्त है कि एक ज़माना हुआ करता था कि भाई ये चीज़ नहीं चल रही तो हटा दो। ये इतना अच्छा वक्त है कि हर चीज़ चल सकती है
क्योंकि टेकर्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं। किसी को शेर व शायरी पसंद है तो किसी को आइटम नंबर्स पसंद है, तो किसी को लैंग्वेज से वो है तो कोई मीम्स बना रहा है। कितने किस्म के लोग हैं और सब साथ चल रहे हैं। तो हर इंसान का मार्केट है। अब आप मेहनत करें तो आप कामयाब हो जाएंगे। बड़े वक्त बाद ऐसी चीज़ आई है। मुझे याद है एक ऐसा दौर जब हमें कहा जाता था फ़नी होना यार, क्योंकि फ़नी चलता था। अब मैं लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट तो ला सकती हूँ मगर मैं हंसा नहीं सकती, तो क्या करूँ मैं? तो वो दौर था, अब वो दौर नहीं है। कहाँ पहले कोई शेर व शायरी की बात करता था, लेकिन फिर देखा कि अरे इतने यंग लोग, इन्हें भी पसंद है, तो वो भी एकदम से चल पड़ी। तो मुझे लगता है कि रुकावटें नहीं हैं, वो चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। और इस बात को थोड़ा सा टटोलने के लिए मैं कुछ और इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल ज़रूर जोड़ूंगा। देखिए, शुरू में तो आपके पास पुरानी जीन्स थी जी, जिसको जाहिर है कि एक ब्रांड की तरह खड़ा भी करना था, और वो बहुत कामयाबी से खड़ा हो पाया वो प्रोग्राम। लेकिन फिर धीरे धीरे आपने ये देखा कि अब आप भी कैपेबल हैं एक इंडिपेंडेंटली एक किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, उसे इस्टेब्लिश करने के लिए, और अपने ऑडियंस के साथ एक अच्छा कनेक्ट बनाने के लिए। इस प्रोसेस में कभी आपके जहन में नहीं आया कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी कुछ एक लेवल के बाद वहाँ जाकर वो रुक जाती है, उसके पैरामीटर्स या उसका स्कोप रेट्रो म्यूज़िक का है? जाहिर है कि उसके बीच आप कुछ उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगी, ठीक है, उसके अलावा भी कुछ आप ह्यूमन लेवल पर इमोशन से कनेक्ट करेंगी, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि कुछ ऐसा है जो मुझे भी करना था और जो मुझे ये प्रॉपर्टी, ये एंटिटी, ये ब्रांड रोकता है करने के लिए, क्योंकि उसका स्कोप लिमिटेड है, डिफाइंड है? इसमें मैं बहुत लकी रही हूँ, क्योंकि मैंने पुरानी जीन्स तो मैं आज भी करती हूँ अमेरिकन मार्केट के लिए और श्रीनगर और स्टेशंस के लिए, लेकिन उसके साथ मैं दोपहर का भी एक शो करती हूँ, मिड मॉर्निंग शो, जिसमें बिल्कुल नए गाने हैं, मतलब बादशाहज़, दिलजीत दोसांझ। मुझे लगता है मैं इकलौती रेडियो जॉकी हूँ जो कि आज के गाने भी सुनाती हूँ और पुराने गाने भी सुनाती हूँ। और मुझे वो लिमिटेशन नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी। जैसे मैं आपको बताऊं, छोटा सा एग्जांपल दूं, न्यूज़ रीडिंग का जो मेरा शौक था वो मेरे डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, पैशन से शुरू हुआ, तो उसको लेके मैंने सीरीज़ बना दी। वो मेरा एक शौक था। मुझे उर्दू सीखनी थी, तो मैंने कहा क्या करें, उर्दू की पाठशाला शुरू कर दी, सीखती भी हूँ, करती हूँ। तो जो आपको करना है उसका अगर आप कामयाबी का एक फॉर्मूला बना लें तो कोई नहीं रोकेगा आपको करने से। और आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं। मेरा एक सोशल मीडिया हैंडल है, मुझे ट्राई करना है कि जो मैं कर रही हूँ क्या वो कामयाब होगा। जैसे ही उस पर रिस्पॉन्स आना शुरू होता है, सब लोग आपकी कामयाबी में हिस्सेदार बन जाते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा सा माहौल है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं करना चाहती थी या करना चाहती हूँ और नहीं कर पा रही, इंक्लूडिंग सोशल वर्क। उस वक्त जब मैंने लेक्चरशिप और रेडियो चुना, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या अब वो वेस्ट हो जाएगा, क्या मैं लोगों के साथ काम नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ मेरे अंदर इतनी ज़्यादा शिद्दत से थी कि मैं कब रेडियो पे वही करने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। जो मैं मिड मॉर्निंग शो करती हूँ, बहुत सिंपल रेडियो मैजिक, उसमें मुझे कहा जाता है हर मर्ज़ की दवा सायमा। उसका मतलब ये नहीं कि मैं दवा हूँ। मैं कहती हूँ रेडियो एक ऐसी जगह है जहाँ जब आप फ़ोन करेंगे ना तो आप दिखाई देंगे, ना आपका नाम सामने आएगा, मगर ये जो आपके चेहरे से मुस्कुराहट गायब है और जिस फिक्र में आप जो है मुब्तला हैं, आप बताएं तो सही क्या प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। आपने दोस्तों से नहीं कहा, मैं समझ सकती हूँ, घर वालों को परेशान नहीं करना है, मैं समझ सकती हूँ। आप रेडियो पे कहिए ना, पूरा शहर सुनेगा आपकी प्रॉब्लम को, और कोई तो होगा जो उस प्रॉब्लम से गुजरा होगा या उसको सल्यूशन मिल गया होगा या कोई प्रोफेशनल सुन रहा होगा। आप ट्राई तो कीजिए। हर दिन एक शख्स अपनी एक प्रॉब्लम के साथ फ़ोन करता है, बताता है मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है,
और उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देने के लिए पूरा शहर उमड़ता है। ये अभी चल रहा है शो? ये चलता है। और ये कहाँ हम सुन सकते हैं? ये आप रेडियो मिर्ची पे सुन सकते हैं 12 बजे के बाद। शो पूरा कॉन्सेप्ट यही है, हर मर्ज की दवा, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। हम इस बिलीफ के साथ शुरू करेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मतलब मेरे लिए तो अब क्या ही ज़िंदगी में करना रह गया कि कोई आपको इतना ट्रस्ट करे कि वो फ़ोन करके सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी की सबसे गहरी से गहरी प्रॉब्लम पूछे। या एक CEO ने फ़ोन किया मुझे और उन्होंने बोला कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक गेम है उसमें एडिक्टेड हो गया हूँ, मैं 2 करोड़ रुपए हार चुका हूँ, मैं कैसे हटूँ वहाँ से। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ रेडियो पे ये नहीं बताया कि ये CEO हैं कोई, उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन एक ओला ड्राइवर ने दिया और उन्होंने माना और हफ्ते बाद फ़ोन करके कहा कि यार इट्स वर्किंग लाइक मैजिक। क्या दिया वैसे सॉल्यूशन? उसने ये सॉल्यूशन दिया, उसने बोला वो जो गेम खेलते हैं सबसे पहले तो वो उनके हाथ में है, उनके मोबाइल के अंदर कोई ऐप है, सबसे पहले उस ऐप को वो डिलीट करें। उस ऐप को डिलीट करने के बाद सुबह से लेकर शाम तक वो अपने मोबाइल को दूर रखें और ईयर प्लग से अपनी कॉल्स अटेंड करें ताकि मोबाइल रेंज में ना रहे, हालांकि उसमें वो ऐप नहीं होगा अब, और वो अपना काम करें। उन्होंने बस इतना किया और 1 हफ्ते तक उन्होंने वो गेम नहीं खेला। तो वो मुझसे पूछते रहे कि वो कौन था जिसने बताया। मैंने कहा यही तो था ना, आप अपना नाम बताएंगे ना वो। अब असल ज़िंदगी में अगर एक CEO को ये पता होता कि उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन एक ड्राइवर ने दिया है, वो कभी उसकी बात सुनता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मानता ही नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। अब अगर मैं भी यहाँ कुछ बोलूँगा तो हमारे देखने वाले कहेंगे कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन यही तो मज़ा होता है, बताएं ना प्लीज़। देखिए, एक शो मैं करता था जिसका नाम था दिल ने फिर याद किया। वो विंटेज पीरियड के म्यूज़िक का शो था। उसको इसी तरह से कॉन्सीव किया गया था कि उसमें 50s 55 तक के बाद का म्यूज़िक फिर नहीं बजाया जाएगा। तो आपको तो मालूम है कि उससे पहले का जो म्यूज़िक है, ख़ास तौर पर नौशाद और खेमचंद प्रकाश के आने से जो पहले का म्यूज़िक है वो बहुत उतना रंगीला नहीं है। बिल्कुल रस्टिक एकदम। हाँ। तो क्योंकि वो सब गुरु लोग थे, बड़े बड़े पंडित जो संगीत के महापंडित लोग थे, वो म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते थे, तो वो एक क्लासिकल ज़मीन पर उसको बनाया करते थे। अब ये बड़ा चैलेंज था कि आप रेडियो पर बिल्कुल एक न्यू एज जनरेशन के सामने एक विंटेज म्यूज़िक का शो कर रहे हैं। लेकिन उसमें मज़ा ये आया कि एक तो पार्टीशन से पहले के बहुत सारे लोग जो दिल्ली में भी रहते हैं अभी, जो यहाँ आए पार्टीशन के बाद, वो कॉल करने लगे। और अब वो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स हैं घरों में। अब इससे मुझे ये पता चला कि घरों में रिश्ते कैसे हैं। अब वो कहीं बेडरूम से निकल के आए ड्राइंग रूम में, वो एक स्टेशनरी फ़ोन रखा होगा, उससे उन्होंने कॉल लगाया। जब तक मैं उनको डायल बैक करूं, वो वापस अपने कमरे में चले गए। फिर मैं फ़ोन कर रहा हूं तो लड़का फ़ोन उठा रहा है और वो टालने की कोशिश कर रहा है कि घर में वो हैं कि नहीं। अब ऐसा करते हुए आपको एक नई सोशल रियलिटी सामने आती है कि घरों में लोग कैसे जी रहे हैं। एक औरत कॉल करके मेरठ से घंटों मुझसे रोया करती थी कि उसका कुछ फैमिली रिलेशन कुछ ख़राब हो रहा है। तो अब एक जॉक के साथ कैसे एक भरोसे का रिश्ता बनता है, ये तो आप इतने बरसों से आप जान चुकी हैं कि आप लोगों के राजदार हो जाते हैं, लोगों के आप मोटिवेटर, उनको इंस्पायर करने और मतलब हो सकता है कि कई लोग आपके नाम आपकी अपनी ज़मीन जायदाद करने को इस कदर आप लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। हाँ, तो वो उन सब तजुर्बे पे तो मतलब वाकई लगता है कि इसकी किताब ज़रूर लिखनी चाहिए कि आपको पता ही नहीं होता कि आपकी उस घर में क्या मकाम है। मुझे हाल फिलहाल में याद है, हमारा एक रेडियो जॉकीज़ का ऑडिशन हो रहा था और एक लड़की स्टेज पे गई और मैं 3 जजेस थे हम, तो मैं बैठी थी। तो उसने बोला मैं ऑडिशन देने से पहले साइमा मैम आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बोलो। तो बोली कि आप प्लीज़ मेरे साथ एक सेल्फ़ी ले लीजिएगा इसके बाद, क्योंकि मेरी माँ
जो हैं वो एक पेशेंट हैं, उनको एक मेंटल इलनेस है जिसकी वजह से वो अपने कमरे में रहती हैं ज़्यादातर, पूरा दिन नहीं बोलती, किसी से नहीं बोलती। जैसे ही रात के 9 बजते हैं और पुरानी जीन्स शुरू होता है तो वो सिर्फ आपसे बात करती हैं, गाने गाती हैं, आपसे बात करती हैं, कहती हैं मेरी साइमा आ गई, और फिर शो ख़त्म होता है वो चुप हो जाती हैं। लेकिन वो रोज़ उस दौरान उन्होंने बात करना शुरू किया। और आपको पता है साइमा मैम, अभी हम कुछ दिन पहले एक फैमिली गेट टुगेदर हुआ, हम पिकनिक पे गए, वहाँ गए, वो बैठी हुई थी चुपचाप। जैसे ही अंताक्षरी शुरू हुई उन्होंने बोला मैं तो साइमा वाले गाने गाऊंगी, और उन्होंने गाने गाने शुरू किए। सब लोग हैरत ज़दा उनकी तरफ देख रहे थे कि इनको क्या हुआ, ये इतनी खुश। तो बोली मेरे चेहरे पे मुस्कान सिर्फ, मेरी माँ के चेहरे पे मुस्कान सिर्फ साइमा लाती है। तो मैंने उससे बोला तो तुम मेरी सेल्फी लेके मत जाओ, क्योंकि उन्होंने अपने जहन में मेरा एक चेहरा बनाया है, तुम उनकी साइमा को उनका ही रहने दो। तो बोली आपको भी आएंगी? मैंने कहा मैं 100% आऊँगी। लेकिन या फिर एक दिन मुझे एक मेल आया जिसका सब्जेक्ट था डॉक्टर साइमा, एक साइकाइट्रिस्ट की तरफ से वो मेल था, और उन्होंने बोला कि तुम ये सोच रही होगी कि मैं तुमको डॉक्टर क्यों कह रहा हूँ, तो सुनो कि मेरे साथ 2 साल पहले क्या हुआ। और उन्होंने लिखा कि मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, 2 साल पहले मैं डिप्रेशन में चला गया था। एक कमरे में मैं बंद रहता था, खुद को बंद कर लेता था, तो मुझे किसी से बात करने की दिल नहीं करती थी। और एक बार क्या हुआ, उस कमरे में एक रेडियो सेट था, तो एक रात में बहुत गुस्से में था, एजिटेटेड था, और मैंने रेडियो ऑन किया और मैं डायल घुमा रहा था, और एकदम से तुमने कुछ बोला, तो मैं रुक गया। और उसके बाद गाना आया, और मुझे याद नहीं कि मैंने क्यों नहीं डायल चेंज किया। कहते 2 साल पुराना रिश्ता है साइमा तुम्हारा मेरा, क्योंकि फिर मैं हर रात शो में तुम्हारे साथ रहने लगा। तुम बातें करती थी, कभी मैं मुस्कुराता था, कभी मैं कहता था अरे इतनी नासमझ लड़की है, लेकिन मैं अपनी बीमारी भूल जाता था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ साइमा, क्योंकि मैंने भी दवाएं खाई, लेकिन तुमने मुझे मेरे डिप्रेशन से उबारा, तो मेरी साइकाइट्रिस्ट तो तुम हो, इसलिए तुम मेरी डॉक्टर साइमा। मैं सोचती हूँ कि लोग ये कहते हैं कि हाँ ठीक है बन जाएंगे रेडियो जॉकीज, लेकिन पैसे कितने मिलेंगे? और इस ज़िंदगी की कमाई की किसी ने बात नहीं की। और क्या चाहिए ज़िंदगी में आपको? नहीं, आपका बिल्कुल कहना सच है कि देखिए, कोई भगवान के पास भी जाता है तो या लालच से जाता है या डर से जाता है, यही तो कहा जाता है। सही बात। हम लोगों को सेल्फलेसली लोगों ने प्यार किया है, और जिस तरह की दुआएं देते हैं उन दुआओं का क्या मोल क्या है, अगर आप ऐसे सोच कर देखिए, वो कभी ख़रीदी नहीं जा सकती। वो अपने बच्चों को वो दुआएं नहीं देते जो उनके दिल में आप एक असर करती हैं, उतरती हैं। तो वो दुआएं जो मिलती हैं उससे तो आप कई बलाओं से दूर बनी रहती। बिल्कुल। और वो दुआएं भी हैं। और मुझे चलिए मैं भी आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपको कभी खून भरी चिट्ठी आई है? खून भरी चिट्ठी तो नहीं आई, चिट्ठियाँ बहुत तरह की आई, और हाँ, लेकिन खून वाले ख़त मेरे पास आए। बिल्कुल। और पहले मुझे लगता था कि कैसे ऐसी मुर्गी के खून से लिख देते होंगे, लेकिन जब वो हजरत खुद आए और मुझे छुपा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने ख़त में लिखा था कि मैं सो एंड सो दिन 11 बजे आऊँगा, तो मुझे कहा गया था आप अंदर रहिए। और जब वो आए और उनके हाथ की हालत देखी गई तो यकीन आया कि वो करते थे। तो रेडियो एक वैसी दुनिया भी है जहाँ पे कभी कभी मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उसने मुझे वो क्यों समझ लिया जो मैं नहीं थी उसकी ज़िंदगी में। लेकिन मैं उससे नहीं कह पाई कि तुम्हारा मेरा आसमानी जोड़ नहीं है जो तुम समझते रहे इतने दिन। उनका ऑफिस के सामने आ जाना, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब हमारे ऑफिस में 3 फ्लोर्स हैं, और किसी का आना दावे के साथ ये कहना कि अरे आज उसकी मेरी शादी है, और फिर उसको रोका गया और वो 2nd फ्लोर से कूदने लगा। तब
तब मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ होती है कि मैंने शिद्दत से रिश्ता बनाना चाहा, लेकिन अब मैं उसको कैसे बताऊं कि जो तुमने समझा वो गलत था। मैं सिर्फ तुमसे बात नहीं करती थी, उस वक्त बताने का दिल करता है कि मैं तो सबसे बात करती हूँ। लेकिन ये सारे तरह के तजुर्बे हैं और उनसे ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा। एक औरत थी जो इसी तरह से ऑल इंडिया रेडियो के प्रेमिसेस में आ जाया करती थी और वो सेक्शन के बाहर सीढ़ियों पे बैठी रहती थी और वो कहती थी कि और वो सेक्शन इंचार्ज से मिलना चाहती थी। आखिरकार वो मिली भी और उसने कहा कि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ इरफान जी मुझको रुलाते हैं। तो जब उससे पूछा होगा, सेक्शन इंचार्ज बड़े हाजिर जवाब थे, उन्होंने कहा कि कहाँ कहाँ जाती हैं? तो बोले जैसे कि अगर हम बाज़ार गए, शॉपिंग करने गए या किसी से मिलने गए, जहाँ भी जाते हैं वो हमको रुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो आप रेडियो लेके जाती हैं क्या? तो आप रेडियो घर छोड़ के जाए। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। लोग मतलब ऑफिस के बाहर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि इस वाले गेट से निकलेगा कि उस वाले गेट से निकलेगा, है कौन, तो गार्ड से पूछ लें कि कैसा दिखता है, तो कौन वाला है वो। हाँ हाँ बिल्कुल, वो वाला दौर तो बहुत, क्योंकि मुझे याद है एक दिन मैं ऑफिस, वो वाला दौर था जब रेडियो पे चेहरे नज़र नहीं आते थे, और मैं ऑफिस में घुसी तो मैं सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो, आदाब करती हुई आती हूँ। अब उस दिन मैं नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग, कोई मुझे जवाब ही ना दे। मैंने कहा इन सबको क्या हो गया है। मैं लिफ्ट के अंदर घुसी तो मेरे ही ऑफिस के हसन भाई मेरे साथ खड़े हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वो मेरी तरफ मुड़ के देख ही नहीं रहे। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये कि किस तरह की चीज़ हो रही। जब मैं ऑफिस पहुंची मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैं हसन भाई के टेबल पे गई। मैंने कहा आप मुझे देख नहीं रहे थे, मैं आप लिफ्ट में आपके साथ ही तो खड़े थे। कहते कोई नहीं तुमको पहचानेगा। मैंने कहा क्यों? तो बोले कल रात 2:30 बजे एक इंसान आया अपनी लंबी सी गाड़ी में, और तुमको पता है गार्ड को कितना मार के गया है। बोल के गया है कि पहले तो बोलता रहा साइमा से मिलाओ, साइमा से मिलाओ, साइमा से मिलाओ। जब उसने बोला नहीं है वो अब, तो उसने उसका गिरबान पकड़ा और बोला कि सुन लो मेरी बात, अगर इस बिल्डिंग में साइमा कभी भी गई इस बिल्डिंग से आग लगा दूंगा मैं, तो आऊँगा मैं सुबह। तो बोले तो वो आया होगा, हम में से कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो मैंने कहा कि अल्लाह तौबा, सीरियसली। तब जब रेडियो दिखने लगा, मतलब हम सब के चेहरे सामने आने लगे, तो एक रिलीफ भी था कि खुदा का शुक्र है अब मतलब कम से कम लोगों को ये तो पता है ना कि नहीं हूँ मैं मधु वाला भाई, नहीं हूँ मैं आपकी वो पाकीज़ा जो आपने समझा हुआ है। लेकिन खैर हाँ, बड़ा मज़ेदार दौर है वो। वैसे आप मधुबाला भी हैं और पाकीज़ा भी हैं जो उन्होंने समझा हुआ है। अब हम लोग यहाँ बातों का रुख मोड़ते हैं। अब आप हमको कुछ नज़में, कुछ पढ़ के सुनाओ। अशार पढ़ के सुनाइए। हाँ अच्छा, तो मैं अब्बू की किताब से शुरू करती हूँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ अब्बू की किताब, तो लोग मुझे डांटते हैं, कहते हैं अब्बू का कुछ नाम भी तो होगा। हाँ, तो उज़ैर ई रहमान, यादों के आईने में। जी। अब्बू मैं ये तो नहीं कहूँगी कि छुपे रुस्तम निकले, लेकिन हकीकत है कि जब तक वो अब वो रिटायर्ड हैं, लेकिन जब तक वो कॉलेज में पढ़ाते रहे तब तक उन्होंने एक भी शेर नहीं लिखा था। और जैसे ही रिटायर हुए, अगली सुबह 4 बजे से हर दिन नज़्म, हर दिन गज़ल। शुरू में तो मेरा दिल भी धड़कने लगा कि अम्मी अब्बू के रिश्ते तो सही चल रहे हैं ना, कि अब्बू को मोहब्बत हो गई है क्या। तो वाकई तो मुझे लगता था हम सब दिखता तो सही है, लेकिन ये कहाँ से निकल रहा है। फिर अब्बू कहते थे मैं लिख देता हूँ, जो मुझ पे उतरता है वो मैं लिख देता हूँ। तब समझ में आया कि पोस्ट रिटायरमेंट प्लान उनका यही रहा होगा। पता नहीं प्लान था कि नहीं, लेकिन हाँ चलिए, तो मैंने बहुत रोमांटिक बातें की हैं, तो उनकी एक बड़ी रोमांटिक सी गज़ल है जी। तो शायद अब्बू से कभी किसी ने पूछा होगा कि गज़ल क्या होती है, तो उसके जवाब में ये गज़ल है। गम जो सीने में समा जाए गज़ल होती है, वस्ल की चाह जो आ जाए गज़ल होती है। सीने में दर्द लिए आए वो महबूब के पास, लेके हसरत जो चला जाए गज़ल होती है। गेसू के पेंच सवारा करे पेश आईना, शानों पर जुल्फ़ें गिरा जाए गज़ल होती है।
दूर सहरा में तड़पता हो प्यासा कोई, घूंट बस दो भी पिला जाए, गज़ल होती है। कदम उठते हो ज़माने के बला से मेरी, पाँव गर वो जो उठा जाए, गज़ल होती है। तुम नज़र भर के अगर देखो पड़े चैन मुझे, वो जो पलकें भी झुका जाए, गज़ल होती है। लन तरानी भी असर कोई नहीं कर पाए, वो जो एक हाय सुना जाए, गज़ल होती है। तो ऐसी बहुत सारी गज़लें और नज़में इस किताब में हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी ये कि मुझे उर्दू पोइट्री के करीब आना पड़ा, क्योंकि जब मैं अब्बू की किसी भी गज़ल को उस वज़न के साथ नहीं पढ़ती थी तो उनको लगता था हाँ आवाज़ तो अच्छी है, मगर तो कहती थी आपको तो मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती है। अब आपको मैं बशीर बद्र की वो गज़ल सुनाऊंगी जो पहली बार व्हाट्सएप पे वायरल होते होते मुझ तक पहुंची। जी। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। कभी हुस्न पर्दा नशी भी हो ज़रा आशिकाना लिबास में, जो मैं बन सवर के कहीं चलूँ मेरे साथ तुम भी चला करो। नहीं बेहिजाब वो चांद सा कि नज़र का कोई असर न हो, उसे इतनी गर्मी ये शौक़ से बड़ी देर तक न तका करो। ये ख़िज़ां की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, इसे आंसुओं से हरा करो। मुझे इतनी अच्छी लगती है और बशीर बद्र मेरे फेवरेट पोइट्स में से, क्योंकि आसान भी है, वो एक रवानगी भी है, वो एक रिदम भी है और बड़ी खुशनुमा सी है। मतलब दिल तोड़ भी देते हैं और फिर उठा भी लेते हैं जी। और वो मुरझाए फूल भी सामने होते हैं और वो गुलदस्ता भी सामने होता है, तो बहुत अच्छे लगते हैं। एक और सुनाइए बशीर बद्र की। तो जिस रवानगी की मैं बात कर रही थी वो जैसे इस गज़ल में मुझे नज़र आती है। हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चिरागों की तरह आँखें जलें जब शाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। अजब हालात थे यूं दिल का सौदा हो गया आखिर, मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए। समंदर के सफ़र में इस तरह आवाज़ दे हमको, हवाएं तेज़ हों और कश्तियों में शाम हो जाए। मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, परिंदा आसमां छूने में जब नाकाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। साहिर जी। ख्वाबों को सजाना हो तो साहिर के पास दौड़ जाना चाहिए। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की, डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे कि जानो दिल, ताउम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब बुन सके। गो हमसे भागती रही ये तेज़ गाम उम्र, ख्वाबों के आसरे पे कटी है तमाम उम्र। जुल्फ़ों के ख्वाब, होठों के ख्वाब और बदन के ख्वाब, मेराज फ़न के ख्वाब, कमाले सुखन के ख्वाब, तहज़ीब ज़िंदगी के फ़रोग़े वतन के ख्वाब, जिंदा के ख्वाब, कूचाए दारो रसन के ख्वाब। ये ख्वाब ही तो अपनी जवानी के पास थे, ये ख्वाब ही तो अपने अमल की असास थे। ये ख्वाब मर गए हैं तो बेरंग है हयात, यूं है कि जैसे दस्ते तहे संग है हयात। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की, डस लेगी जानो दिल के कुछ ऐसे कि जानो दिल, ताउम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब बुन सके। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत।
हो गया। फिर फैज़ साहब को ही पढ़ दीजिए कुछ। अब फैज़ साहब को तो हर इंसान बस चाहता है कि मुझसे पहली सी ही पढ़ दो, जी दूसरा पढ़ देती हूँ। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब उम्मीद का दामन छूटने लगता है तो इन शायरों के करीब चले जाना चाहिए। और फैज़ साहब की एक गज़ल है जिसमें वो बता रहे हैं कि वो दिन आ रहे हैं, नसीब आजमाने के दिन आ रहे हैं, करीब उनके आने के दिन आ रहे हैं, जो दिल से कहा है, जो दिल से सुना है, सब उनको सुनाने के दिन आ रहे हैं। अभी से दिलो जां सरे राह रख दो, अभी से दिलो जां सरे राह रख दो, कि लुटने लुटाने के दिन आ रहे हैं। टपकने लगी उन निगाहों से मस्ती, निगाहें चुराने के दिन आ रहे हैं। सबा फिर हमें पूछती फिर रही है, चमन को सजाने के दिन आ रहे हैं। चलो फैज़ फिर से कहीं दिल लगाएं, सुना है ठिकाने के दिन आ रहे हैं। क्या बात क्या बात। तो साइमा, हम लोग अब करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुँचे हैं। इस वक्त उमस भी इस कदर है कि हम लोग चाहें भी तो इस बातचीत को और ज़्यादा खुशनुमा आगे नहीं बना पा रहे हैं। तो कहिए कि ये जो रेख्ता की जो कोशिशें हैं, जिस तरह से उर्दू को लेकर और लिटरेचर को लेकर, म्यूज़िक को लेकर यंगस्टर्स के बीच जो एक मोहब्बत और एक लगाव पैदा किया पिछले 8-9 बरसों में रेख्ता ने, उसे आप कैसे देखती हैं? रेख्ता जो है इतना बड़ा सहारा है और इतना 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 काबिल तारीफ़ काम किया। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि उर्दू सीखने की हिम्मत तो बचपन से बटोर रहे हैं, लेकिन आज वो कर पाए क्योंकि रेख्ता है, क्योंकि रेख्ता ने उर्दू को इतना करीब कर दिया है, इतना अप्रोचेबल कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि हर दिल सीखना चाहता है। उर्दू वैसे भी मोहब्बत की ज़बान है और हर इंसान चाहता है कि उससे मोहब्बत हो, और जब वो मोहब्बत महसूस करता है तो वो उसको बयां करना चाहता है, और एक भी उर्दू का लफ्ज़ मिल जाता है तो बड़ा सहारा हो जाता है। तो रेख्ता का रोल मैं यूँ कहूँगी कि उर्दू को रिवाइव कर दिया। हर जैसे मैं कहती हूँ कि जगजीत सिंह की आवाज़ ने गज़ल को एक आम इंसान तक पहुँचा दिया, वैसे ही रेख्ता ने उर्दू को एक आम इंसान की ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस किया है। और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि अब उर्दू आसान लगती है, अब उर्दू दोस्त लगती है। अब ऐसा नहीं लगता है कि डांट पड़ेगी एक उस्ताद से। वैसे देखा जाए तो आप तो इतनी बिज़ी रहती हैं, लेकिन अपने बिज़ी शेड्यूल के बीच भी शायद आपको गुफ्तगू देखने का भी मौका कभी कभी मिल जाता होगा। जो एपिसोड्स आपकी नज़र से गुज़रे होंगे उनके बारे में भी यहाँ इक्का दुक्का ढंग से हम लोग चलते चलाते तो बात करते रहे हैं, लेकिन हमारे देखने वालों तक भी ये बात पहुँचे कि आपने गुफ्तगू सीरीज़ को कैसा पाया। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही कि आप मेरे सामने हैं, लेकिन ये बात मैं अपने शो पे भी कह चुकी हूँ और कई बार कहती हूँ। गुफ्तगू जो पूरी सीरीज़ है, जितने आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, मैंने शायद लेटेस्ट कुछ मिस किए होंगे, मगर जितने आपने आर्टिस्ट्स के साथ इंटरव्यूज़ किए हैं वो मेरे लिए रिसर्च का हिस्सा हैं। जब मैं अपने शो की प्रेपरेशन करती हूँ, पुरानी जीन्स की, उस ज़माने की, वो गुलजार साहब का इंटरव्यू हो, वो नसीरुद्दीन शाह का इंटरव्यू हो, वो उस ज़माने के इतने सारे दिग्गज लोगों का आपने इंटरव्यू किया, आज के स्टार्स का इंटरव्यू किया, और वो जो बातचीत है वो वाकई गुफ्तगू है जी। वो ऐसा नहीं है कि एक ढांचा है। और मुझे वो सवाल और वो जवाब सुनने को मिलते हैं जो मैं कहीं नहीं पढ़ती, वो बस उनके अंदर से निकल आते हैं। मतलब मैं तापसी का एपिसोड देख रही थी तो मुझे लगा कि तापसी की ज़िंदगी जो फेम से पहले की है वो कितनी आम एक दिल्ली मिडिल क्लास फैमिली की ज़िंदगी है, और कितना इंसान रिलेट करता है उस चीज़ से, वो मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। हम इतना पढ़ के रह जाते हैं कि वो एक दिल्ली में रहती थी, दिल्ली वाली हैं। लेकिन मेरे लिए गुफ्तगू एंटरटेनमेंट के अलावा एक पुख्ता लिटरेचर, अदब, रिसर्च का हिस्सा है।
और इसलिए आज ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैं भी इस सीरीज़ का हिस्सा बन गई। तो आप बहुत इस सीरीज का शुक्रिया। हमेशा से हिस्सा हैं, मैं आपको ये कहना नहीं, चाहता लेकिन हूँ। जी। मैं वाकई आपकी शुक्रगुजार हूँ कि इस दौर में, जिस दौर में हर वक्त ये एक प्रेशर रहता है कि आप किसी ऐसे एलिमेंट की को तलाश करें जो वायरल हो जाए, जिसमें सेंसेशनलिज्म हो, जो बस ऐसे पीक कर जाए सक्सेस में, फिर वो रहे ना रहे किसी को क्या लेना देना। उस दौर में आप क्वालिटी पे फोकस करते हैं। उस दौर में वो जो पॉजेज़ हैं, वो जो सांसें हैं, वो जो सांसें अटक जाती हैं, वो जो ठहराव है, वो भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, जो कि एक ज़िंदगी का बहुत अहम पहलू होता है। तो बहुत शुक्रिया ये करने बहुत के शुक्रिया, लिए। बहुत शुक्रिया साइमा, आपने इतनी अच्छी बातें अपने शो के बारे में, मैं तो अपना नहीं कहूँगा, आपके अपने शो के बारे में कहीं, और हमारे सुनने वालों को मालूम है कि वो आपसे किस कदर प्यार करते हैं। तो ये सब एक फैमिली जैसी चीज़ है, हम मान कर चलते हैं। तो मुझे अच्छा लगा आपको ब्लश करते हुए देखते हुए। तो हम लोग अब बातचीत ख़त्म करेंगे। कोई ऐसी बात जो मैं इस बातचीत के सिलसिले में मुझसे मिस हो गया हो, कोई सवाल, और आप कहना चाहती हो, अभी आप कह सकती हैं। बहुत लंबी बातचीत कर ली हमने, क्या मिस हुआ होगा? अच्छा, आप कुछ गा दीजिए फिर। नहीं। मैं सिर्फ जाते जाते कहना चाहूँगी, एक सवाल जो मुझसे बहुत सारे रेडियो प्रेजेंटर्स पूछते हैं और लोग भी पूछते हैं, वो ये कि पुराने ज़माने के जो गाने हैं हम कितने साल से सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। मुसाफिर हूँ यारों मैंने 1000 बार चलाया होगा, लेकिन हर बार जब उसे सुनाया तो ज़िंदगी की एक अलग कड़ी थी उसके साथ। क्या है इन गानों में? तो मैं हमेशा कहती हूँ ये गाने हैं ही नहीं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे दोस्त हैं। कोई सामने आ जाता है और ऐसा लगता है कि अरे यार, इससे तो दिल में अपने आप गाना चलने लगता है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तो मुझे लगता है कि कभी कभी एक इंसान को बैठ के सोचना चाहिए कि अगर मुझे ये इंसान अच्छा लगता है, या ये गाना अच्छा लगता है, या ये बात अच्छी लगती है, तो क्यों? क्योंकि उस खोज में वो खुद को पालेगा। एक इंसान को कोई चीज़ क्यों अच्छी लगती है, उसमें उसका जवाब है, क्योंकि उसके अंदर वो खूबसूरती है। अगर किसी को दूसरे इंसान के बोलने का लहजा अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी अच्छा बोलने की चाह है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो जब भी कुछ अच्छा लगे तो उसके बारे में वो एक बार सोचे कि मुझे क्यों अच्छा लगा, तो उसको अपने अंदर का वो हिस्सा मिल जाएगा जो उसी के अंदर खो गया है, लेकिन उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा है। और एक और बात कहना चाहूँगी, मैं देखती हूँ लोग अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में बड़े उलझे रहते हैं, बड़ी फिक्र करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं इतनी लंबी ज़िंदगी है कि नहीं है। ज़िंदगी की हकीकत और सच्चाई बस इतनी है, ये पल, ये मोमेंट, इसी को जीना है और इसी को जीते जीते आगे बढ़ना है। और बस ज़िंदगी में एक खुद से वादा कर लें और उस पे खरे उतर जाएं कि जानबूझ के किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। अपने आप ही बरकत आ जाएगी, अपने आप ही खुशी आ जाएगी। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साइमा। बहुत बहुत शुक्रिया।